जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और आप जिस किसी भी स्थिति में हैं साथी, तो हमेशा विश्वास रखिए आपकी स्थिति को आप अपने मेहनत, अपने स्मार्ट वर्क, अपने डेडिकेशन से बदल सकते हैं और वो ज़रूर बदलेंगी। और उसके बदलने का महसूस करते हुए ऊर्जान्वित होकर के एकदम से तन के बैठ जाइए। और दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर। एक बार थम्स अप कर दो कि पिछले तीनों प्रैक्टिस सेट भैया मेरे रिवाइज हैं और मैं उनको बार बार रिवाइज करता रहूँगा। कम से कम 3 से 4 5 बार आपको उनको रिवाइज करना होगा। और आपके साथ में बेसिक नोट्स जो आपके हों थ्योरी के, उनको भी समय अनुसार कभी कभी रिवाइज करते रहिए। और एक दिन आप देखना साथी, बहुत बेहतर स्कोर आप करके आएंगे। एक्साइज इंस्पेक्टर वनिता, अनोखी वर्मा, मोनू शेखावत, आपका जागृति, अभिनव, मनीष, गोलू सिंह, भाग्यश्री संभाजी, श्रीवास्तव उत्तम, वरुण सूर्यवंशी, सानिया राजपूत, पीके चौधरी, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा दिल खोल करके स्वागत है। तो पिछले प्रैक्टिस सेट के साथी 5 क्वेश्चन के आंसर करेंगे। मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? के कल्याणी अम्मा को भैया, के अम्मा को। के कल्याणी अम्मा है जिनको मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, जो कि केरला का एक क्लासिकल डांस है। अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। क्रिकेट गेंद का वजन ओंस में कितना होता है? तो ओंस में कितना होता है? 5.50 से 5.75 ओंस होता है। और अगर ग्राम में बात करें तो 155 से लेकर के 163 ग्राम होता है। ठीक है। द सर्कल ऑफ लाइफ किसकी बुक है? अभी मैंने कहा 2025 में बहुत चर्चित बुक रही है। इसकी सुधा मूर्ति, जो कि राज्यसभा की एक मेंबर हैं। इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी? तो पहली संधि हुई है आपका 12 अगस्त 1765 को। और दूसरी कब हुई थी, उसकी डेट क्या है? दूसरी की डेट है 16 अगस्त 1765। उम्मीद करेंगे आप सब लोगों का एक अच्छा स्कोर आया होगा। एक बार शुभम भाई इसको दिखा देंगे और बताएंगे जी। तनु गुजर 5 स्कोर है, सुभाष यादव जी 4 है, शिवराज सिंह राजपूत 5 स्कोर है, दीप कुमार 4 पर हैं, हिमांशु भाई 4 पर हैं, आर्यन भाई 4 पर हैं, एयरफोर्स एस्पायरेंट्स 4 पर हैं। आसिफ सिद्दीकी, कितना स्कोर दब गया इनका? आसिफ सिद्दीकी कहाँ गया स्कोर? भगा दिया, हो दिया स्कोर। खुशी खुशी स्कोर 4 है आपका। अनुज गुप्ता 4 पर हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। बहुत अच्छे से साथी अपना नोट्स बनाया करो। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? यानी कि भरतनाट्यम को साथी उन्होंने कब आपका बैन कर दिया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो भरतनाट्यम को उन्होंने बैन किया है 1910 में, और इसको शुरू किया था फिर से आज़ाद भारत में नेहरू ने अपनी गवर्नमेंट में। ठीक है। भरतनाट्यम की साथी हम अगर बात करते हैं तो उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम के जो अदर नेम है वो कौन कौन से हैं? तो इसी को हम बोलते हैं आपका दासी अट्टम। क्या? दासी अट्टम किस डांस को कहा जाता है? दासी अट्टम बोले या फायर डांस बोले? अग्नि नृत्य किसको कहा जाता है? अग्नि नृत्य बोले तो फायर डांस किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस बुक में मिलती है बताओ? इसके बारे में जानकारी देती हैं हमको 2 पुस्तकें। एक पुस्तक है शिल्पाधिकारम। ठीक है, शिल्पाधिकारम। और आपका शिल्पाधिकारम के राइटर आप मुझे बताएं। और एक पुस्तक है इनकी अभिनय दर्पण, जो इस बारे में जानकारी देती है। अभिनय दर्पण, इसकी जानकारी हमको 2 पुस्तकों से मिलती है। शिल्पाधिकारम के राइटर है, एक तमिल बुक है। किस लैंग्वेज की बुक है शिल्पाधिकारम? तमिल। इसके राइटर हैं इलिंगो अदिगल। इलिंगो अदिगल इसके लेखक हैं। और अभिनय दर्पण पुस्तक को लिखा है नंदीकेश्वर ने। किसने? नंदीकेश्वर ने लिखा है। और आपसे मैं पूछूं वह कौन सी बुक है जिसमें सभी क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी मिलती है? तो आप कहेंगे वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। क्या है? नाट्य शास्त्र है। यहाँ पर मुझे बताएंगे आप लोग कि इसमें जो भरतनाट्यम होता है किस राज्य का है? भरतनाट्यम किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में होता है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। जिसमें साथी आपका क्या बोलेंगे, 6 स्टेप्स होते हैं। कितने? 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। 6 चरण। और इसकी शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? तो आप कहेंगे शुरुआत और अंत दोनों आपको पता होने चाहिए। भरतनाट्यम की शुरुआत यानी कि इसकी जो आपका शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वो किस स्टेप से होती है? तो शुरुआत होती है इसकी आला रिपू से। किससे? आला आला रिपू से इसकी शुरुआत होती है। और ये जो खत्म होता है वो खत्म होता है आपका किस पर? तिल्लाना पर। किस पर? तिल्लाना पर ये खत्म होता है।
अच्छा, इसमें जो नृत्य आपका गायन या गाना बजाने का काम करता है उसको कौन कहते हैं? उसको बोलते हैं, इसमें जो संचालन करता है इसका, उसको बोला जाता है नट्टूवार। क्या बोलते हैं इसको? नट्टूवार कहते हैं, नट्टूवार। अब हमने आपको बताया कि ये तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु के किस मंदिर में इसके चित्र हैं? तमिलनाडु के किस मंदिर से इसका संबंध है? किस मंदिर में इसके चित्र हैं? तो क्या बोलेंगे, कहाँ पर इसके आपका पिक्चर्स आपको मिलते हैं? तो वो चिदम्बरम टेम्पल है। कौन सा है वो भैया? आपका चिदम्बरम, चिदम्बरम मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी कि ये डांस वही ऐसा डांस है जो मंदिरों को समर्पित है। किसको? मंदिरों को ये समर्पित है, यानी कि डिवोटेड टू द टेम्पल्स है, डिवोटेड टू द टेम्पल्स है, डिवोटेड टू द टेम्पल्स। अब हम आपसे पूछेंगे, ये डिवोटेड टू द टेम्पल्स तो हमने बोल दिया। अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन बताओ आपका, कि मंदिरों में क्या होता था? आपको जिनको दे दिया जाता था वो दासी होती थी, और मंदिर को आपका क्या बोलेंगे, उनको आपका मंदिर में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दे दिया जाता था। तो इसमें एक प्रमुख नाम रहा है जो अंतिम देवदासी रही, इन्हीं को कहा जाता था देवदासी। देवदासी का संबंध किससे है? देवदासी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। देवताओं की दासी का संबंध किससे है? तो वो भरतनाट्यम से आपका इनका संबंध है। अगर मैं पूछूं ये क्या है? भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है? ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, तो वो यही है, सबसे पुराना है। और साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे आपका कितना वर्ष पुराना है? तो 2000 वर्ष पुराना है। कितना? 2000 वर्ष पुराना है। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जो आपका भरतनाट्यम है वो कौन से धर्म की रचनाओं को प्रस्तुत करता है, यानी कि किस धर्म से उसका संबंध है? तो याद रख लेना, ये शैव धर्म को प्रस्तुत करता है। किसको प्रेजेंट करता है? प्रेजेंटेशन ऑफ सर्वधर्म, शैव धर्म, शैव धर्म को प्रस्तुत करता है। और शैव धर्म कौन सा होता है? जो शिव जी को मानने वाले लोग हैं। इसमें साथ ही एक मुद्रा होती है, कटका हस्त मुद्रा। क्या बोलोगे? कटका हस्त मुद्रा, यानी कटका हस्त साथी जो आपका मुद्रा है, उसमें क्या होता है? उंगलियों को ऐसे मिला करके, मैं शायद बना भी नहीं पाऊँ, हाँ ऐसे ऐसे मिला करके आपका ओम बनाया जाता है। मेरी उंगलियां तिरछी हैं थोड़ी, बुरा नहीं मानना है ना भाई। तो क्या बोलेंगे आपका? ओम। ओम का साइन कटका हस्त मुद्रा किस में बनाया जाता है? भरतनाट्यम में बनाया जाता है। अब हम आपसे पूछेंगे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत चर्चित सा क्वेश्चन, कि इसमें कितनी नृत्य शैली हैं? भरतनाट्यम में कितनी डांस स्टाइल होती हैं? कितनी डांस स्टाइल? तो इसमें डांस स्टाइल जो होती हैं भरतनाट्यम में वो 3 होती हैं। कौन कौन सी 3 होती हैं? पहली है इसमें कला क्षेत्र। कौन सी? कला क्षेत्र होती है, सॉरी, पहली इसमें होती है कला क्षेत्र। दूसरी इसमें होती है वाजुभुर। कौन सी? वाजुभुर, या जिसको वजुभुर भी हम बोलते हैं। और तीसरी शैली इसमें है साथी आपका पंडा नल्लूर शैली। क्या बोलोगे? पंडा नल्लूर शैली इसमें होती है। अब मुझे बताएं, पंडा नल्लूर शैली की प्रतिपादक कौन है? तो पंडा नल्लूर शैली ये मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई द्वारा विकसित की गई थी। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई द्वारा, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? यानी कि आपका साथी किसको स्टेटस दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का? वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का बताएंगे अभी फटाफट से। तो क्या कहेंगे? हम्पी को? नहीं भैया, हम्पी तो कब का बताया था कल मैंने? कर्नाटका में 1986 का। क्या अहमदाबाद को ये दर्जा दिया गया है? हाँ जी, अहमदाबाद को ये दर्जा दिया गया है 2017 में, 2017 में ये दिया गया था। और जयपुर को कब चिन्हित किया गया था, जिसको पिंक सिटी हम बोलते हैं? जयपुर। तो याद रखना, हम अक्सर गलती कर देंगे, क्या बोलेंगे? सर 2000 लिखो ना गुरुजी। क्या पीछे 2000 नहीं लिखा? कहाँ लिख दिया? अच्छा, दो, अरे सुन लो यार, कोई दिक्कत नहीं है भैया, इतना तो तुम भी कर लिया करो यार, ऐसे क्यों करते हो? इतने जुल्म तुम हम पर करोगे है हसीनों के भाइयों? बोलो भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? जयपुर 2019 हो जाएगा। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं, आपका हैदराबाद को छोड़िए, तेलंगाना में मुझे बताइए। तेलंगाना में एक साइट है आपका रामप्पा। रामप्पा कौन से नंबर की साइट है बताओ? रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर जो है वो साथी कौन से नंबर की साइट है? सारे लोगों का आंसर आना चाहिए फटाफट से। रामप्पा मंदिर कौन से नंबर की साइट है? तो ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। और किसके लिए है? भगवान शिव के लिए है। किनके लिए? भगवान शिव के लिए। और इससे संबंध है किस वंश का? तो ये काकतीय वंश के शासकों ने बनवाई थी। क्या बोलेंगे? काकतीय वंश के शासकों ने बनवाई थी। कई साथियों ने कहा 39वीं साइट है भैया, आपकी बात मान लेते हैं। तो फिर मुझे बताओ 40वां यूनेस्को स्थल कौन सा था? वो धौलावीरा है। क्या बोलेंगे?
धौलावीरा है आपका, जो कि कहाँ पर है धौलावीरा आपका, तो गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। ये दोनों की दोनों 2021 की साइट है, ये भी और ये भी 2021 की साइट है। 41वीं यूनेस्को की साइट कौन सी बनी थी, तो 41वीं बनी थी शांति निकेतन। क्या बोलोगे, 41वीं थी भैया आपकी शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। कब बनी, 2023 में। 42वीं साइट कौन सी थी, 42वीं यूनेस्को की साइट थी होयसल टेम्पल। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो होयसल मंदिर है आपके कर्नाटका में। कहाँ पर, कर्नाटका में है साथी आपका। और कितने मंदिरों का समूह है, तो आप बोलेंगे 3 मंदिरों का समूह है। क्या बोलेंगे, 3 मंदिरों का समूह है आपका। और 3 मंदिरों का समूह मतलब कि जैसे कि आपसे बोले इसमें कौन कौन से मंदिर आते हैं, एक तो बेलूड के मंदिर आते हैं, एक हलोबिड के मंदिर आते हैं इसमें, हलोबिड मंदिर इसमें आते हैं, और सोमनाथपुरा के मंदिर आते हैं, सोमनाथपुरा के। तो सबसे अच्छा और सबसे सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आएगा। रिसेंट में 43 साइट है यूनेस्को की, और 43वीं कौन सी है, तो भैया मोइदम्स है, मोइदम्स। मोइदम्स कहाँ की है, ये असम की। और किस राजवंश से इसका संबंध है, वो साथी आपका अहोम राजवंश से है। किससे है, अहोम राजवंश से इसका संबंध है, अहोम राजवंश से। तो आपका होयसल मंदिर भी कब चुने गए थे, 2023 में, 2023 में। और ये चुने गए आपका 2024 में। ये आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे बताइए रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर है, और कब उसको यूनेस्को में चिन्हित किया गया था, कब उसको यूनेस्को में चिन्हित किया गया था। तो रानी की वाव कहाँ पर है ये भी बताना है। तो रानी की वाव है भैया आपका गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है। और इसको 2014 में कहाँ पर, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना गया था। किस नदी के किनारे है, सरस्वती रिवर के किनारे है। किसके किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। किस पे है, ये 100 रुपए के नोट पर है, 100 रुपए के नोट पर है। इसकी जो आकृति है वो कैसी है, एक उल्टे मंदिर की तरह है। क्या बोलेंगे, उल्टे मंदिर की तरह है, यानी कि नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर मजबूत होता है इसका कमजोर है, ऊपर की तरफ मजबूत है। इस वंश के शासकों ने इसको बनवाया था, सोलंकी वंश के शासकों ने, सोलंकी वंश के शासकों ने इसको बनवाया। यानी अगर शासक हम कहें तो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो सोलंकी वंश की शासिका थी, क्या नाम है रानी का बताओ, सोलंकी वंश की जो शासिका थी उनका क्या नाम है। जिन साथियों को मैंने ये पढ़ा रखा है वो एक बेहतरीन छात्र होने का परिचय अभी देंगे। जो सोलंकी भीमदेव थे उनकी याद में इसको बनाया गया। रानी का नाम क्या था, रानी का नाम बताओ, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। रानी का नाम क्या था, क्वीन ऑफ आपका स्टेपवेल। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्टेपवेल इसको कहा जाता है। स्टेपवेल यानी कि वो साथी एक बावड़ी है, इस वजह से उसको स्टेपवेल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, रानी उदयामती, कमाल कर दिया भाई। किसने बनवाया था इसको, रानी, रानी का नाम है रानी उदयावती। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य से, सिनेमा से, पत्रकारिता से। तो याद रख लेना ये सिनेमा से संबंधित है। किससे, सिनेमा से। कब इसकी शुरुआत हुई थी साथी, शुरुआत किस ईयर में हुई थी, तो 1969 में। और किसको दिया गया था सबसे पहले, तो देविका रानी रोनिक को। ये पुरुष हैं या महिला हैं, देविका रानी, ये भैया आपका महिला है। कौन है ये महिला है। अगर क्वेश्चन पूछ ले पहले पुरुष कौन है बताओ, अगर बोले पहले पुरुष कौन है, तो 1970 में जो पहले पुरुष थे उनका नाम था BN सरकार, बीरेंद्रनाथ सरकार, बीरेंद्रनाथ सरकार। और ये बने थे पहले पुरुष। अगर मैं पूछूं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पहले मरणोपरांत कौन है, फर्स्ट पोस्थ्यूमसली हु गेट द दादा साहब फाल्के अवार्ड। पहले मरणोपरांत किसको मिला था, तो पहले मरणोपरांत है इसमें पृथ्वीराज कपूर। कौन है, पृथ्वीराज कपूर हैं आपका। और हिंदी के लिए भी इन्हीं को मिला 1971 में। अभी हाल ही में 54वें मिले थे, तो 54वां किसको मिला है, 54वां मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। कितने रुपए मिलते हैं इसमें बताना, मिथुन चक्रवर्ती, इसमें मिलता है एक स्वर्ण कमल, एक तो स्वर्ण कमल मिलता है, और आपका साथ में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से मेरा, ये तो हो गया भारत का सिनेमा का। अगर मैं पूछूं विश्व में सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, विश्व में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड, सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, सबसे बड़ा अवार्ड। तो सिनेमा का सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट अवार्ड इन द सिनेमाज फील्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो है आपका ऑस्कर। और ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी बताना, ऑस्कर
ऑस्कर की जो शुरुआत हुई थी साथी वो हुई थी आपका 1929 से, 1929 से। इसको कौन देता है आपका बताना, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, क्या बोलते हैं इसको, अम्पास बोलते हैं, अम्पास, अम्पास द्वारा ये दिया जाता है, यानी कि अकेडमी फॉर मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा, आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा ये दिया जाता है। मुझे बताइए भारत की पहली जो नॉमिनेटेड मूवी थी वो कौन सी थी और उसके डायरेक्टर कौन थे, दोनों बात आपको बतानी है। तो भारत की पहली नामित फिल्म कौन सी थी, भारत की पहली नामित फिल्म, नामित पूछ रहा हूं मैं अभी साथी ये नहीं कह रहा हूं कि ऑस्कर किसको मिला, पहली, भारत की पहली नामित, नामित का मतलब जो नॉमिनेट हुई थी, पहली नामित फिल्म थी ऑस्कर के लिए, उसका नाम है आपका साथी मदर इंडिया। क्या बोलेंगे, मदर इंडिया, महबूब खान की मदर इंडिया। कौन थे इसके डायरेक्टर, इसके डायरेक्टर थे आपका महबूब खान, कौन थे, महबूब खान। और ये मूवी है आपका कब की, 1957 की, कब की है, 1957 की है। तो अब क्वेश्चन बनेगा, अभी 2025 में भी एक भारतीय मूवी आपका लिस्ट हुई 2025 में, उस भारतीय मूवी का क्या नाम है, बताओ जी, कौन बता सकता है। अभी हाल ही में 2025 में, भारत की 2025 में जो नामित हुई है उसका क्या नाम है, जो नॉमिनेट हुई है 2025 में, उसका नाम है लापता लेडीज। कौन सी, लापता लेडीज, लापता लेडीज, ये याद रखना है आपको, लापता लेडीज। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, भारत की पहली फिल्म कौन सी है जिसको साथी आपका, या भारत का पहला ऑस्कर कब आया था, भारत का पहला ऑस्कर कब आया था। तो भारत का पहला ऑस्कर आया था आपका 1983 में, और 1983 में पुरुष थी कि महिला, तो आप बोलेंगे भैया भानु अथैया, भानु अथैया एक आपका महिला थी, और इनको किसके लिए मिला था, गांधी मूवी के लिए मिला था, किसके लिए, गांधी मूवी के लिए मिला था। और गांधी मूवी में इन्होंने क्या किया था, आपका कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी, क्या की थी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग इन्होंने की थी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। और गांधी में साथी आपका गांधी की भूमिका किसने निभाई थी और डायरेक्टर कौन थे इसके, बताओ। गांधी की भूमिका, आप सबने आयरन मैन मूवी देखी है क्या, उसमें जो नकली आतंकवादी का किरदार करता रहता, बैन किंग्सले, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में है, बैन किंग्सले, बैन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई। और इसके जो डायरेक्टर थे मूवी के, डायरेक्टर का नाम था रिचर्ड एटनबरो। कौन था, रिचर्ड एटनबरो था। अब कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ये तो मैंने बताया भानु अथैया तो एक महिला है, 1983 में मिला। भारत के पहले पुरुष कौन है जिनको ऑस्कर मिला था, सारे लोगों का आंसर आए, ऑस्कर जिनको मिला पहले पुरुष कौन है, तो आंसर आएगा क्या आपका भैया, बंगाल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम सत्यजीत रे। फिर 2009 में किसको मिला था, अल्लाह रखा खान को मिला था, रेसुल पोकुटी को मिला था, और साथ में आपका किसको मिला था, गुलजार को मिला था। ट्रिपल आर मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को मिल चुका है, और एक शॉर्ट मूवी अभी पीछे द एलिफेंट विस्पर्स को मिला था। तो ये 7 कैटेगरी में अब तक भारत को होगा ऑस्कर मिल चुका है, क्या बोलेंगे, ऑस्कर अब तक मिल चुका है। भैया के अम्मा को देखिए, हाँ भैया के का मतलब कलामंडलम ही है वहां पर, मेरे प्यारे छोटे नन्हे से बच्चे। प्राधिकरण बताए, कौन सा प्राधिकरण है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। एनएचएआई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, आप एक्सप्रेसवे पे जाते होंगे, एनएचएआई देखते होंगे, तो आप कहेंगे एनएचएआई की स्थापना 1988 में भैया हुई थी, 1988 में। लेकिन इसने पूछे कभी भी एनएचएआई ने कार्य कब शुरू किया था अपना, तो एनएचएआई ने अपना कार्य शुरू किया था 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ है एनएचएआई का, तो इसका हेडक्वार्टर है द्वारिका नई दिल्ली में। कहाँ पर है, द्वारिका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में। तो ये क्या करता है एनएचएआई, ये बनाता है नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पर एक नाम लिखी रहती है कि आपका क्या बोलेंगे, एनएचएआई सड़कें ही नहीं राष्ट्र निर्माण भी करता है। हम सब करके बताओ किसने देखा है ये आपका नेशनल हाईवे पर, क्या बोलेंगे, नॉट ओनली मेक द रोड्स मेक द नेशन, जस्ट मेक द नेशन। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर मुझे बताओ, ऐसा ही एक संगठन है बीआरओ। बीआरओ क्या होता है बताओ पूरा नाम, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं
वहाँ पर भी तो सड़कें होती हैं, तो वो सड़कें बीआरओ बनाता है। कभी पूछे पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें कौन बनाता है, तो 1960 में बना संगठन बीआरओ उसको बनाता है। नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। लेकिन बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। वो सड़क परिवहन के है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। किसके? डिफेंस मिनिस्ट्री के ये अधीन आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के। एक हम आपसे पूछेंगे, भारत में चला था सेतु भारतम कार्यक्रम, किस वर्ष में चला था सेतु भारतम कार्यक्रम? इसमें क्या था? रेलवे क्रॉसिंग मुक्त अभियान चलाया गया था, सेतु भारतम कार्यक्रम। ये किस वर्ष में साथी चला था? तो सेतु भारत कार्यक्रम चला था हमारा 2016 में। इसके लिए क्रॉसिंग फ्री करने के लिए, रेलवे को क्रॉसिंग फ्री, ताकि उनके ऊपर फ्लाईओवर बना दिए जाएं, या तो फ्लाईओवर बन जाएंगे तो आपको वहाँ एक गेट कीपर वगैरह नहीं रखना पड़ेगा, और हादसे भी जो है वो घट जाते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग फ्री के लिए। वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जो लिंगानुपात है वो उच्चतम है, यानी कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? जहां पर सेक्स रेशियो क्या होता है? लिंगानुपात होता है कि भैया आपका 1000 लड़कियों पर, सॉरी 1000 लड़कों पर जो 1000 बॉयज है, लड़कों पर लड़कियों की कितनी संख्या है? 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, यानी कि इनके कंपैरिजन में नंबर ऑफ गर्ल्स इन कंपैरिजन ऑफ 1000 बॉयज। तो क्या बोलेंगे भैया? लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या। तो इसमें सबसे ऊपर आ जाता है आपका केरल। केरल में कितना है भैया? 1084 है केरल में। सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है? इसमें सेकंड पे आ जाता है पुडुचेरी। क्या बोलोगे? पुडुचेरी। लेकिन ये क्या है? एक यूटी है, तो 1037 इसका है। या आप पूछ ले यूटी में सबसे ज्यादा किसका, तो केरल बोलोगे या पुडुचेरी? भैया पुडुचेरी हम जानते हैं, केरल एक स्टेट है। केरल क्या है? एक स्टेट है। सर्वाधिक यूटी में इसका हो जाएगा। अगर हम पूछें आपसे पूछ लें सबसे कम किस यूटी में है? सबसे कम किस यूटी में है? सबसे कम यूटी बताओ जिसमें आपका सेक्स रेशियो सबसे कम है। तो सबसे कम वाला जो यूटी है वो है दमन। कौन सा? दमन और दीव है। सबसे निचला स्तर इसी में है 618। और सबसे कम मैं राज्य में पूछ लूं आपसे, सबसे कम किस स्टेट में है? किसमें? सबसे कम मैं आपसे राज्य पूछ लूं तो आपका आंसर क्या आएगा? तब आएगा आपका आंसर हरियाणा। कितना है वहां पर? 879 है, 879। अच्छा, अभी हम आपसे पूछे ओवरऑल देश का लिंगानुपात कितना है? पूरे देश का जो साथी आपका सेक्स रेशियो है वो कितना है? अगर हम पूछें 2011 में भारत का जो साथी सेक्स रेशियो है वो कितना है, तो भारत का आप सबका आंसर आएगा 943 है। कितना है? 943। लेकिन पिछले वर्ष 2001 में कितना था? ये पिछले वर्ष नहीं, सॉरी, पिछली जनगणना में तो ये था आपका 933। क्या बोलेंगे? 933। एक पूछा जाता है आजाद भारत में कितना था? 1951 में पूछे, 1951 में, तो आप कहोगे 946 था, 946 था। सर्वाधिक जिला बताओ, वह जिला जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है। सर्वाधिक जिला कौन सा होगा? डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है भारत में? तो वो आता है माहे, जो कि कहाँ पर है? पुडुचेरी में है, पुडुचेरी में। और कितना है यहाँ पर है साथी आपका 1176 व्यक्ति, 1176 व्यक्ति। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 0 से 6 वर्ष की जो गैप है, 0 से 6 वर्ष के जो आपका आयु वर्ग है उसमें साथी मैक्सिमम किसका है और मिनिमम किसका है? सबसे अधिक इसमें आता है आपका किसका? अरुणाचल का 972। अरुणाचल, यानी कि ये शिशु चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया, शिशु लिंगानुपात हो गया 972। और मिनिमम में जो राज्यों में है आपका हरियाणा का आता है 834, यानी हरियाणा का ऑल ओवर तो 879 है, लेकिन 0 से 6 वर्षों के बच्चों के बीच देखा जाए तो 834 है। वहीं पर क्या बोलेंगे? अरुणाचल का 972 सबसे ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल ज़्यादा की बात करेंगे तो वो कहाँ का है? वो केरला का है 1084। लेकिन अगर जिले की बात करेंगे तो माही का है 1176। ये आपको पता होना चाहिए साथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे आएंगे। भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? वनडे इंटरनेशनल में हमने कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? तो क्या बोलेंगे? भैया हमने 2 जीते हैं, ठीक है। 4 बार हम फाइनल खेल चुके हैं। क्या कर चुके हैं? 4 बार हम फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो 2 बार जीते कौन से हैं? एक तो वो आपको बताने हैं, और एक जो हम 4 बार फाइनल में पहुंचे तो 2 बार तो जीत गए, तो 2 बार हार गए। तो 2 बार कब हारे हैं? 2003 और 2023। दोनों बार किससे? इसमें दोनों बार हम क्या रहे हैं? उप विजेता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विजेता कौन रहा था? तो विजेता यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। दोनों बार ही कौन है? विजेता ऑस्ट्रेलिया है। जब हम 2 बार जीते हैं वो कौन कौन से वर्ष हैं बताइए? तो आप कहेंगे पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने जीता था 1983 में।
लेकिन यहाँ पर ओडीआई तब कितना हुआ करता था, ओडीआई यहाँ पर हुआ करता था 60 ओवर का, 60 ओवर का, ठीक है। 1987 से वर्ल्ड कप हो गया, 1987 से जो वर्ल्ड कप है वो 50 ओवर का होने लगा था, ठीक है, 50 ओवर का, ठीक है। और दूसरा हमने जीता 2011 में। तो यहाँ पर किसको हराया था हमने, तो याद रख लेना, वेस्ट इंडीज को हराया, वेस्ट इंडीज को हमने हराया था। और 2011 में हमने किसको हराया ये भी आपको बताना है, ये आपको बताना है कि 2011 में हमने किसको हराया। तो 1983 में हमने वेस्ट इंडीज को हराया। और यहाँ पर हमारे कैप्टन कौन थे, तो यहाँ पर हमारे कप्तान साहब थे कपिल देव, कपिल देव, ठीक है, कपिल देव हमारे कप्तान थे। और याद रख लेना, इसमें जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, मैक्सिमम रन किसके थे, सबसे ज़्यादा रन इस मैच में, तो सबसे ज़्यादा रन है यहाँ पर के श्रीकांत के, इसके के श्रीकांत के, जिन्होंने 38 रन्स बनाए थे। कितने रन बनाए थे, 38 रन्स बनाए थे। लेकिन ये मैन ऑफ द मैच नहीं रहे थे। अगर MOM अर्थात मैन ऑफ द मैच की बात करें तो वो थे मोहिंदर अमरनाथ। कौन थे जी साहब, मोहिंदर अमरनाथ थे। क्यों भैया, उन्होंने कितने रन बनाए थे, उन्होंने बनाए थे 26 रन। कितने रन, तो इनको क्यों दे दिया, क्योंकि भैया इन्होंने 3 विकेट भी लिए थे। क्या लिए थे, 3 विकेट भी इन्होंने लिए थे, 3 विकेट भी इन्होंने लिए थे। किस देश को हराया हमने, वेस्ट इंडीज को, 2 बार का चैंपियन था। कितने बार का, 2 बार का चैंपियन था। कोई मुझे बता सकता है 1983 का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर खेला गया था, उसका जो फाइनल मैच है वो कौन से मैदान पे हुआ था। 2011 में हमारे साथी यहाँ पर जो कप्तान थे, कप्तान यहाँ पर हम बोलेंगे किसको हराया, श्रीलंका को हराया। मैदान आपको बताना है साथी, तो 2011 का हम आपको बताएंगे, क्योंकि 1983 का हम भूल गए हैं। उम्मीद करेंगे आप बता पाएंगे। लॉर्ड्स, कमाल कर दिया, इंग्लैंड का लॉर्ड्स। और ये किसकी कैप्टनशिप पे हमने जीता था, यहाँ पे साथी हमारे कप्तान थे प्यारे दोस्त माही, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पर मुझे बताओ फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसके थे, सबसे ज़्यादा रन किसके थे फाइनल में, तो सबसे ज़्यादा रन थे यहाँ पर आपका गौतम गंभीर, गौती भाई ने हमको जिताया था। गौतम गंभीर 97 रन बनाए थे। कितने, ये सब पूछा जाता है, रन वन सब, क्योंकि वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है। लेकिन पूछे मैन ऑफ द मैच कौन रहा था, तो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छी इसमें आपका क्या बोलेंगे कैप्टनसी के साथ में 91 रन भी बनाए थे, 91 रन भी इन्होंने बनाए थे। ओके, और ये कहाँ पर हुआ था 2011, बहुत सही बताया आपने। इसका मैदान कहाँ पर है, तो ये मैदान था आपका लॉर्ड्स में। कहाँ पर, लॉर्ड्स में। और ये था आपका 2011 के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ पर, वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम में। अब हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछेंगे, मुझे आप बताओ जरा कि भैया आपका सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप को किसने जीता है, किस देश ने जीता है, बोलो भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मत दिखाया करो इस तरह का कमेंट। बोलेंगे मैन ऑफ द सीरीज युवराज सिंह थे, बहुत बढ़िया। SKB जी ने बताया है, बहुत शानदार। ऐसे बच्चे को मत दिखाओ, कह रहा गुरुजी मैं पी के क्लास कर रहा हूँ और सब समझ में आ रहा है। क्यों दिखा रहे हो तुम, इसे बताओ वाई, है ना। तो ये मस्ती करते हैं, इनका मजे का मूड होता है, मूड में हो। बोलो जी फटाफट से, तो क्या बोलेंगे भैया, कितनी बार जीता है ऑस्ट्रेलिया, 6 बार जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया 6 बार इसको जीत चुका है, 6 बार। अब जैसे कि 1983, तो शुरुआत कब हुई थी, तो याद रख लेना जो क्रिकेट के वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है 1975 में, 1975 में। फिर हुआ था 1983 में, और दोनों बार इंग्लैंड को हराया वेस्ट इंडीज ने। कौन जीता है इसमें, वेस्ट इंडीज वर्सेज किससे, इंग्लैंड से। तो जीत हर बार किसकी हुई है, वेस्ट इंडीज की जीत हुई है। फिर इसके बाद में 1987 का बता सकते हैं आप मुझे किसने जीता था, तो 1987 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 1992 का ये एशियाई देशों में पाकिस्तान को मिला। 1996 का फिर भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को मिला। और फिर 3 लगातार 1999 का, 2003 का और 2007 का, ये जीते हैं लगातार ऑस्ट्रेलिया ने। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। फिर 2015, 2007 नहीं सॉरी 2007 के बाद में आया था 2011, 2011 किसने जीत लिया, ये इंडिया ने जीता। फिर 2015 इंग्लैंड ने जीत लिया, इंग्लैंड ने। और 2019 किसने जीता, 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, 2019 में इंग्लैंड जीता, और 2023 में इसको भारत ने जीता था। किसने, भारत ने जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, कभी भी निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं जीता है, क्या बोलेंगे,
क्रिकेट में वर्ल्ड कप नहीं जीता है। ओके, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बड़ा अच्छा। मुझे बताओ, जो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ जिस क्वेश्चन हमारा जो रहेगा फॉर्मेट, सिर्फ उसी की बात हम करेंगे, अतिरिक्त बातें नहीं। वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा सेंचुरी किसकी है वर्ल्ड कप में, सबसे ज़्यादा शतक किसके हैं, सबसे ज़्यादा जो शतक हैं, सेंचुरी किसकी हैं? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। और अभी रोहित शर्मा ने किस फॉर्मेट से संन्यास लिया अगर आपने देखा हो, रोहित शर्मा आपका 7 सेंचुरी के साथ में टू बी कंटिन्यूड है, टू बी कंटिन्यूड। अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा मैच किसने खेले हैं वर्ल्ड कप में, सबसे ज़्यादा मैच किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा मैच है 46 किसके? पॉन्टिंग के। रिकी पॉन्टिंग आप जानते हो 2023 में यही तो सिरदर्द बना था, जिसको ये कहा गया था इसके बल्ले में स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, सबसे 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 ज़्यादा विकेट की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा विकेट किसके हैं, तो मैकग्रा के हैं। ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया का ही तेज गेंदबाज था, ग्लेन मैकग्रा, उस वर्ल्ड कप में ये भी था ग्लेन मैकग्रा। कितने विकेट है? 71 विकेट है। कितने मैच हैं? 46 मैच है, 46 मैच है। अच्छा मुझे बताओ सर्वाधिक रन किसके हैं वर्ल्ड कप में, सर्वाधिक रन किसने बना रखे हैं, तो रन है अभी भी सचिन तेंदुलकर जी के नाम में, और फिर है आपका कौन इसमें? विराट कोहली का नंबर। ठीक है, सचिन, फिर इसमें नंबर है आपका विराट कोहली का। आत्मकथा बलूता किस लेखक या लेखिका ने लिखी है, बोलो भी फटाफट से। आत्मकथा भैया 2023 में आपने इंडिया लिख दिया है, कहाँ लिख दिया इंडिया 2023 में, कहाँ लिख दिया? ओहो 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 भैया वापस आ जाओ, इंडिया 3 बार जिता देंगे हम। बड़ा दर्द है हमें इस 2023 का, तो इसमें तो हम सारे मैच जीते थे, सिर्फ फाइनल को छोड़ करके, फाइनल को छोड़ करके हम सारे मैच जीते थे। तो ऐसे समझिए कि अपना भारत जीत गया। तो ऐसा नहीं, क्या बोलेंगे अभी 2023 में क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। भारत के तो सिर्फ 2 है, 1983 और आपका 1983 और 2011 है। आगे आएंगे। आत्मकथा बलूता किस लेखक या लेखिका की है, इसको पेन स्लिप बोलते हैं, कई बार हो जाता है दोस्त, दिमाग में कुछ रहता है और कभी जो है लिख जाता है। ठीक है भैया, वेस्ट इंडीज वाले वर्ल्ड कप देखिए, आपने कुछ और लिख दिया है, क्या लिख दिया है बताओ? वेस्ट इंडीज वाले वर्ल्ड कप 2 लगातार हुए आपका, शुरुआत 1975, अरे हाँ यहाँ देखो भैया 1975 1979 2 हुए ना लगातार 4 वर्ष के बाद। 83 वाला तो इंडिया का है। इतना तुम मैनेज कर लोगे यार, थम्सअप कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ तुम उसको सुनो, मेरे बोलने पे विश्वास रखो तुम। ठीक है, वो पैन स्लिप हो जाता है कभी कभी, बोल दो यार कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी माफ़ कर देंगे, तुम हमारे गुरुजी हो, जाओ तुम्हें माफ़ किया। बताओ जी, आत्मकथा बलूता किस लेखक और लेखिका ने लिखी है? ये भैया दया पवार की बहुत चर्चित बुक है, दया पवार की, मराठी का लेखिका है, कभी पढ़ना आप इनको, दलित साहित्य को बहुत ज़बरदस्त लिखती हैं। आपका निर्मल वर्मा, ये तो हिंदी के हैं आपका निर्मल वर्मा, तो ये तो नहीं पूछे जाएंगे, वैसे इनकी कहानी है बड़ी चर्चित, परिंदे परिंदे। चित्रा मुंदगल, ये भी हिंदी साहित्य की हैं, इनकी एक रचना है पोस्ट बॉक्स नंबर 203, इसको साहित्य अकादमी मिल चुका है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा, क्या बोलोगे? नाला, नाला सोपारा, ये आपका क्या है? चित्रा मुदगल की। तेजी ग्रोवर हम नहीं जानते। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, बताएंगे? तो आपको हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट है, क्या वो हमने अमेरिका से लिए हैं? हाँ जी। क्या राज्य में जो नीति निर्देशक तत्व है हमने आयरलैंड से लिए हैं? हाँ जी। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं क्या हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए? नहीं भैया, ये हमने लिए हैं कहाँ से? कनाडा से लिए हैं। कहाँ से? ये हमने कनाडा से लिए हैं, कनाडा से। आपातकालीन इमरजेंसी पावर्स को हमने जर्मनी से लिया है। हाँ जी, हमने इनको जर्मनी से लिया है। यूएसए के बारे में आप बताएं हमने क्या क्या लिया है यहाँ से? सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? तो वो यहीं से लिया है, उपराष्ट्रपति का। आपसे पूछ ले अमेरिका से आपका जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, क्या बोलोगे? न्यायिक पुनरावलोकन को हमने कहाँ से लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन को ये हमने कहाँ से लिया है? जुडिशियल रिव्यू को हमने कहाँ से लिया है? तो यहीं से लिया है। जो साथी आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, किस आर्टिकल में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, बताएं? इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिया गया है? आर्टिकल 61 में, जो कि एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, हम सब उसको जानते हैं। 61 कमाल बात है। अच्छा जी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए। आयरलैंड से हमने क्या लिया? आयरलैंड, ऐसे याद रखना, आयरलैंड, END याद रख लो, END। E4 क्या है आपका? इलेक्शन है, ठीक है। N4 क्या है आपका? नॉमिनेशन है। और D4 क्या है? DPSP। तो DPSP तो आपने पढ़ लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। N4 क्या है? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन किसका होता है? 12 सदस्यों का। कौन से सदन में होता है? तो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है, जो नॉमिनेशन होता है वो याद रख लेना। E4 क्या है? इलेक्शन। इसका इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव,
राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से ही ली है, तो इसलिए बोलते हैं इसको E&D। ऑस्ट्रेलिया से साथी हमने आपका क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कल भी बताया आपको समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट को, समवर्ती सूची को यहाँ से हमने लिया है। एक प्रियम्बल की लैंग्वेज को हमने यहाँ से लिया है, कल हमने आपको बताया। एक साथी इसमें संयुक्त बैठक होती है, बताओ किस आर्टिकल में होती है, जो ज्वाइंट मीटिंग होती है, ज्वाइंट मीटिंग जिसको साथी राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन लोकसभा सभा जो आपका स्पीकर होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, और आर्टिकल 108 से बुलाई जाती है। किससे, ये आगे आएंगे सारे क्वेश्चन। आर्टिकल 108, कमाल बात है। आपातकालीन शक्तियां हमने कहाँ से ली हैं, वो हमने जर्मनी से ली हैं, वो हमने जर्मनी से ली हैं। अच्छा, कनाडा से हमने क्या लिया है बताओ, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों के अलावा यहाँ से हमने संघात्मक व्यवस्था भी ली है। क्या लिया है यहाँ से हमने, जो फेडरल सिस्टम है, जो संघात्मक व्यवस्था है, उसको भी हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था को। अब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, मुझे बताओ हमारे देश में साथी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि जो संसद प्रणाली है उसको कहाँ से लिया गया है। अगर हम पूछ लें आपसे रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को कहाँ से लिया गया है, यानी कि विधि का शासन, ये किस देश से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ की बात कर ले। या हम आपसे पूछ लें सिंगल सिटीजनशिप की, अर्थात एकल नागरिकता की बात कर लें, वो कहाँ से लिया है, एकल नागरिकता। ये तीनों चीज हमने कहाँ से लिए हैं, एक ही देश की नागरिकता का सिद्धांत है हमारे यहाँ पर, एकल नागरिकता, ये सब हमने यूके से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, संसद प्रणाली बोले तो जो कुछ भी पूछ ले आपसे, सदन पूछ ले, प्रधानमंत्री पूछ ले, सब इसी में आ जाते हैं। मुझे बताओ मौलिक कर्तव्य, हमारे देश के साथ में अपने कर्तव्यों को कौन निभाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहाँ से लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने लिया है आपका रूस से। रूस तो उस टाइम पे था नहीं, तो क्या बोलेंगे उसको, सोवियत संघ कह देंगे, USSR से हमने इनको लिया है। पंचवर्षीय योजनाएं भी हमने यहीं से ली हैं। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान को भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी USSR से ही हमने लिया है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर, गणतंत्रात्मक ढांचा हमने कहाँ से लिया है, गणतंत्रात्मक ढांचा क्या बोलोगे, जो आपका रिपब्लिक स्ट्रक्चर है ये हमने किस देश से लिया है, रिपब्लिक स्ट्रक्चर आप समझ जाना, इसको हमने वहीं से लिया है जहाँ से हमने स्वतंत्रता यानी कि आपका साथी लिबर्टी को, इक्विलिटी को और साथ में आपका किसको, वो समानता को, आपका समानता को, स्वतंत्रता को और फ्रेटर्निटी को, बंधुत्व को हमने जहाँ से लिया है। बताओ समानता, आपका स्वतंत्रता और बंधुत्व हमने कहाँ से लिए हैं। एक मुझे बताओ संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया है, और संविधान संशोधन यानी पार्लियामेंट क्या बोलोगे आपका इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने कहाँ से लिया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है। तो गणतंत्रात्मक ढांचा क्या बोलेंगे भैया, ये फ्रांस से लिए हैं हमने, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर के। संविधान संशोधन यहीं से, राज्यसभा सीटों का आवंटन भी हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, क्या बोलोगे, साउथ अफ्रीका से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहाँ से लिया है, वो जापान से लिया है। कहाँ से, जापान से लिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। चौथी अनुसूचियों में क्या है, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो भैया ये क्या बोलेंगे, ये तो 7वीं में दिया गया है, 7वीं में है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं, भाषाएं किसमें है आपका, 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची। इसमें जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है 5वीं में। इसमें राज्यसभा की स्थानों का आवंटन है, तो चौथी में क्या है, चौथी में राज्यसभा सीट बताई गई है, चौथी में राज्यसभा सीट बताई गई है। तो मुझे बताओ साथी, अब आपसे क्या पूछें हम, चौथी हो गई, 5वीं हो गई, आपका छठी में बताओ क्या है, छठी अनुसूची में जो 6th स्केड्यूल है, 6th स्केड्यूल है उसमें क्या है बताओ, 6वीं अनुसूची में क्या है, जो 6वां साथी स्केड्यूल है, जो 6वीं अनुसूची है, इसमें देखो यहाँ क्या है, जनजाति क्षेत्र, लेकिन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्र नहीं है। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं बोलो, उनको फटाफट से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के बारे में, यानी वहाँ के साथ ही आपका जो ट्राइब एरिया है, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब्स इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप मुझे बताएं, यहाँ पर हम पूछेंगे, छठी होगी, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपका नवी में बताओ क्या है,
9वीं किसके लिए आई है? 9th अनुसूची वो साथी किसके लिए? लैंड रिफॉर्म्स के लिए, भूमि सुधार के लिए। और इसके लिए संविधान संशोधन कब हुआ था? लैंड रिफॉर्म्स के लिए। एक बार फिर से सारे दोस्त थम्स अप करके मुझे बताओ। जैसे मैं साथी इंग्लिश में बोलता हूँ, आपका लिखता नहीं हूँ, तो आप लिख लेते हो ना शब्दों को, ऐसा तो नहीं है कि भैया एकदम से छाप कर लिखोगे तभी लिख पाएंगे, कोई इश्यू तो नहीं है? थम्स अप करके बताना इस बात को। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए आई थी आपका 1951 में, क्या बोलोगे? जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जमींदारी उन्मूलन को भी इसमें रखा गया था। एक साथी आप मुझे बताओ 10वीं किससे है? वो डिफेक्शन से है आपका। दल बदल बोले तो आपका किससे है? वो साथी आपका डिफेक्शन से संबंधित है। और इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था? इसके लिए हुआ था 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 11वीं अनुसूची बताओ किससे संबंधित है? 12वां जो साथी आपका स्केड्यूल है उसका संबंध किससे है? तो ये है आपका पंचायत से। और 12वीं है आपका किससे? म्यूनिसिपालिटी से, यानी कि नगर पालिका से, नगर पालिका से है। तो पंचायतों के लिए जो किया गया था वो था 73वां संविधान संशोधन 1992 का। और नगर पालिका के लिए किया गया था 74वां संविधान संशोधन जो था 1992 का। ठीक है। और इसमें पंचायतों में कितने सब्जेक्ट जोड़े गए थे? 29 विषय, 29 सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया था। और नगर पालिका में कितने विषय रखे गए थे? 18 विषय, 18 विषय, 18 सब्जेक्ट्स को इसमें रखा गया था, 18 सब्जेक्ट्स। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को क्या कहा गया है? लकी स्वामी कह रहे हैं सर PYQ की कोई बुक बता दो, एकमात्र सॉल्यूशन। आप क्या बोलेंगे? एकमात्र सॉल्यूशन है साथी GS निधि। ये बुक PYQ प्रैक्टिस आप लगा सकते हो, अब तक की अपडेट है, इस बुक को आप ले सकते हैं। ओके, आगे आएंगे। नेक्स्ट है जी, क्या बोलेंगे? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ कहा गया है? नहीं भैया, उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। ठीक है। और आर्टिकल 2 में क्या है बताओ जरा? आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। कोई भी नया राज्य आएगा उसका अगर भारत में हमको मिलाना है या किसी नए राज्य की आपका स्थापना करनी है तो किससे होगा? आर्टिकल 2 से। लेकिन वो राज्य कौन सा होना चाहिए? जो अब तक भारत में नहीं है। ऐसे किसी एक राज्य का उदाहरण लिखो, कौन था? ऐसे कोई एक राज्य का उदाहरण लिखो तो आप कहेंगे भैया वह राज्य था भारत का, आपका कौन सा उदाहरण है इसका? 2 में याद रख लेना, सिक्किम। तो सिक्किम क्या भारत का हिस्सा था? नहीं भैया। किस वर्ष में मिलाया गया सिक्किम को? जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1975 में, उसके द्वारा इसको पहले तो बनाया गया था सह राज्य और फिर इसको पूर्ण राज्य बनाया गया। और आर्टिकल 3 में क्या होगा? बोलो। 3 में याद रख लेना, 3 कौन से? तो याद रखना इसमें क्या है? भारत के अंदर जैसे किसी राज्य का आपको क्षेत्र जो है, राज्य क्षेत्र जो है उसका नाम बदलना है, नाम बदलना है। जैसे कोई एक उदाहरण बताओ। उत्तरांचल हुआ करता था पहले, उसको उत्तराखंड कर दिया हमने 2006 में। ठीक है, नाम बदलना हो गया। या सीमा किसी की बदलनी है, सीमा बदलनी है भाई, एक राज्य की सीमा बदलोगे तो किसी और की तो बदल ही जाएगी ना। तो इसमें 3 में 3 याद रख लो, CUJ। क्या बोलते हैं हम? 3 में क्या याद रखोगे? 3, CUJ। सी का मतलब क्या है इसमें? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किस वर्ष में बना था बताओ? यू से मतलब क्या है इसमें? उत्तराखंड। और जे से मतलब क्या है? झारखंड। क्या बोलोगे? झारखंड है आपका। तो छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? MP से अलग हुआ था। किससे? MP से ये अलग हुआ था। उत्तराखंड किससे हुआ था? यूपी के 13 पहाड़ी जिलों को अलग कर दिया गया था। झारखंड अलग हुआ था बिहार से, बिहार से। डेट बताओ। 3 में 3 तो आप समझ जाओगे ये तीनों भारत की सीमाओं के अंदर हैं या नहीं है भैया? हैं या नहीं है? हम सब करके बताओ, बोलो भी फटाफट से। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे हाँ जी। तो आप कहेंगे MP से अलग, यानी कि आपका 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को ये स्थापित हुआ। और 9 नवंबर सन 2000 को ये स्थापित हुआ। और साथ ही याद रख लेना 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को ये स्थापित हुआ। ओके, नेक्स्ट आगे आएंगे। संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? कौन से अनुच्छेद हैं जिनका संबंध है साथी आपका नागरिकता से? बताएंगे एक। नागरिकता से कौन से? नागरिकता का पहली बात तो पार्ट कौन सा है? भाग 2 है। कौन सा है? पार्ट 2 में ये आता है और आर्टिकल 5 से 11 तक आता है। आर्टिकल 5 से 11 तक आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 6, एक इसमें इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 7, ठीक है, और एक इसमें इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 9, एक इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 11। ठीक है, तो बताओ क्या है? आर्टिकल 6 में क्या है कि जो पाकिस्तान से भारत लोग गए थे,
पाकिस्तान से भारत गए थे। कहाँ से? पाकिस्तान से भारत गए, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान से जो भारत आए, और जो साथी आपका इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, जो पाकिस्तान को गए उनके बारे में, नागरिकता के बारे में आर्टिकल इसमें क्या कहता है? सिर्फ एकल नागरिकता। यानी कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो क्या भारत की नागरिकता बनी रहेगी? आप कहेंगे नहीं। और नागरिकता के बारे में अधिकार किसके हैं? संसद को अधिकार है। क्या बोलोगे? संसद को अधिकार है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि साथी मुझे बताएं आप, जो हमारा साथी नागरिकता अधिनियम आया था पहली बार किस वर्ष में आया था? पूरी कक्षा का जवाब आना चाहिए जो साथी पढ़ चुके होंगे। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में आया था, जिसमें 6 बार संशोधन हुआ है? नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में आया? निम्न में से सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की? सहायक संधि 1955 में आया भैया। सिटीजनशिप एक्ट 1955। बहुत ठीक आंसर, गजब आंसर। तो सहायक संधि किसने एक्सेप्ट नहीं की? हैदराबाद के निजाम ने। इसने तो भैया सबसे पहले की। सबसे पहले सहायक संधि सबसे पहले इसी ने की थी 1798 में, 1798 में, ठीक है। इंदौर के होलकरों ने एक्सेप्ट नहीं की थी। हाँ, इन्होंने अंग्रेजों से बाद में 1802 में बसीन की संधि जरूर की थी। जोधपुर ने भी की थी। मैसूर से इंपॉर्टेंट वर्ष है कि तंजौर ने कब हासिल की थी, तंजौर ने कब इसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो तंजौर का अगला ही वर्ष आता है 1799। मुझे बताओ सहायक संधि का जो साथी आपका, सहायक संधि किसका विचार था? सहायक संधि का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? सहायक संधि का जो सिद्धांत है वो दिया था आपका डुप्ले ने। किसने? डुप्ले ने। जो कौन था? आपका फ्रांसीसी गवर्नर था, लेकिन इसे तो ब्रिटिश कंपनी ने काम ही नहीं करने दिया था। और इसका फायदा किसने उठा लिया था? आपका जो फायदा उठा लिया था वो फायदा उठाया था किसने? आपका ये जो सहायक संधि इस्तेमाल की, वेलेजली ने। और वेलेजली ने इसका खूब इस्तेमाल किया। ये रहा था 1798 से 1805 भारत में, और भारत को कमजोर किया इसने सहायक संधि के थ्रू। इसमें क्या होता था? उस राज्य क्षेत्र में एक रेजिडेंट रख देता था और वहाँ पर सेना रख देता था, और उस राज्य से उस सेना का खर्च लेता था, या वेतन ना दे पाओ तो उनका आपका क्या लेता था? उनकी ज़मीन ले लेता था, और धीरे धीरे सेना बढ़ा करके राजा को कर्ज में डुबाता था और फिर उसको कैप्चर कर लेता था। तो यही थी सहायक संधि। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि भैया सहायक संधि के लिए, हाँ, आपसे शहर पूछ सकता है। जैसे मैं पूछूं अवध को कब मिलाया गया था? इसमें अवध को, तो अवध को 1801 में सहायक संधि के तहत उसको मिला लिया गया अवध को। अगर पूछ लूँ इसमें जो भोसले थे बरार के, उन्होंने कब इसको एक्सेप्ट किया था? तो 1803 में एक्सेप्ट किया था। जो सिंधिया थे ग्वालियर के, उन्होंने कब एक्सेप्ट किया था इसको? सिंधिया जो ग्वालियर में थे 1804 में, 1804 में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू कर दिया गया था? डलहौजी से पहले ही, यानी कि डलहौजी से पहले ही लागू कर दी गई थी। मांडवी पर, कोलाबा, जालोर पर, सूरत पर, या उपरोक्त सभी पर? तो याद रख लेना इन सब पर डलहौजी से पहले ही लागू कर दी गई थी। क्योंकि देखो डलहौजी का कार्यकाल आपको याद रखना होगा, हमेशा बहुत काम आएगा। डलहौजी का कार्यकाल है आपका 1848 से 56। इसके बीच में जितनी भी घटनाएं हुई वो इसके समय पर हुई, या इससे पहले की घटनाएं हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो मुझे बताओ 1848 से 56 के बीच में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? तो इन महत्वपूर्ण घटनाओं में पहला तो आता है 1853 में क्या चला था आपका? इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई। कहाँ से कहाँ तक रेल चली थी भैया? इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो मुंबई से थाने कितने किलोमीटर आपका अंग्रेजों ने अपने व्यापार के लिए, तो ये डेट थी आपका 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी। इंडिया में जो साथी पोस्टल सर्विसेज शुरू हुई थी, जो डाक सेवा की शुरुआत हुई पोस्टल सर्विसेज की, ठीक है। एक यहाँ पे आपका क्या बोलेंगे, एक साथी इसमें आपका वो चला था डाक तार सेवा। एक यहाँ पे आपसे पूछे PWD डिपार्टमेंट, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, अर्थात लोक निर्माण विभाग की स्थापना की शुरुआत भी इसी के समय हुई। और इसने जो राज्यों को हड़पा उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे हड़प नीति के अन्य नाम है भैया, इसको ही कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कहा जाता है इसको? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इसी को हम बोलते राज्य हड़प नीति। कोई भी राजा जो होता था उसको अगर अपना बच्चा नहीं है तो गोद नहीं ले सकता था, गोद निषेध नीति भी इसको कहा गया आपका। और क्या बोलेंगे इसको? व्यपगत का सिद्धांत। कभी भी परीक्षा में इन चारों नामों से कोई भी आए तो आप समझ जाना, क्या बोलेंगे? व्यपगत का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है। यानी कि राज्य हड़प नीति के सिद्धांत थे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे आएंगे जी, नेक्स्ट है
हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था, जिसको हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा गया था? तो क्या बोलेंगे, क्या अवध को हड़पा गया था? तो आप कहेंगे भैया नहीं, अवध तो सहायक संधि से 1801 में, 1801 में आपका वेलेजली ने इसको हड़प लिया था, तो हड़प नीति की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो झांसी जो हड़पा वो 1853 से 54 के दौरान में हड़पा, इन्होंने 54 में उस एग्जीक्यूशन को पूरा कर दिया। और सतारा की बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र के सतारा को सबसे पहले किस वर्ष में? तो 1848 में इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था। नागपुर की बात करें 1854 में, 1854 में, ठीक है। और जैतपुर और संभलपुर बताओ, जैतपुर और संभलपुर को इन्होंने इस राज्य जो साथी निषेध नीति थी इसके तहत या हड़प नीति के तहत, तो 1849 में। सिक्किम को कब मिलाया था? एक क्वेश्चन पूछा था, सिक्किम को किसने मिलाया था? तो डलहौजी ने, ठीक है। सिक्किम को आपका 1850 में, जब वहाँ पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ में दुर्व्यवहार हो गया था। फिर आपका भारत के पड़ोसी जो भारत का हिस्सा ही हुआ करता था उस समय, तो बर्मा 1852 में, 1852 में। उदयपुर भी इसी वर्ष में, उदयपुर भी आपका 1852 में। और इसी वर्ष में एक डायनेस्टी होती थी पीगू साम्राज्य, क्या बोलोगे? पीगू साम्राज्य को इसने कब उसका क्या बोलेंगे, पीगू साम्राज्य को इसने कब आपका मर्ज कर लिया था? तो वो भी 1852 में किया था। लेकिन एक क्वेश्चन बताइए आप मुझे, तो जो अवध था, अवध क्या था? 1801 में शिकार हुआ था किसका? 1801 में सहायक संधि जो वेलेजली की थी उसका शिकार हुआ था। लेकिन क्या बाद में इसको साथी हड़प नीति के तहत हड़पा गया? नहीं, इसको बाद में कुशासन का आरोप लगा के 1856 में यहाँ का बैड एडमिनिस्ट्रेशन बता दिया गया, वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको कह दिया गया। और ये 1856 में क्या बोला? अवध पर क्या आरोप लगा दिए? अवध पर कुशासन के आरोप लगाए, अवध पर कुशासन का आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगाया। और किसने इसके लिए रिपोर्ट दी थी? तो इसके लिए रिपोर्ट दी थी आपका आउट्रम ने। किसने? आउट्रम ने रिपोर्ट दी थी, आउट्रम ने इसके लिए रिपोर्ट दी थी। और किससे? यहाँ पर अवध में होता था उस समय वाजिद अली शाह। पूछा जाता है कि जब उसको वाजिद अली शाह कौन था आपका? तो याद रखना ये अवध का साथी नवाब था। और जब इसको हड़पा गया तो कुशासन का आरोप लगा के, यानी कि इनके बच्चा बच्चा सब था तो कोई और बहाना नहीं मिला, तो कुशासन का ही आरोप लगा दिया, कुशासन का आरोप लगा दिया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। जोनाथन डंकन जिन्होंने साथी आपका 1791 में 1791 में आपका संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में। क्या? संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, कहाँ पर? संस्कृत कॉलेज बनारस की इन्होंने स्थापना की। और बनारस में ही इन्होंने आपका जो कार्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त की नीति थी उसको आगे बढ़ाया था। स्थायी बंदोबस्त की नीति, कार्नवालिस का क्या हो गया? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट 1793 हो गया, 1793। आपका हॉल्ट मैकेंजी को किसके लिए जाना जाता है? वो साथी आपका महालवाड़ी के लिए, महालवाड़ी के लिए। और थॉमस मुंडो को जाना जाता है रैयतवाड़ी के लिए, रैयतवाड़ी के लिए। तो क्या आंसर बन जाएगा आपका? 4 से शुरू हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन सुनिए मेरे ध्यान से। देखो, भारत में साथी जो आपका किसानों के ऊपर टैक्स लगता था तो उसके लिए यही प्रथाएं जिम्मेदार हैं। तो महलवाड़ी जो लगता था, महलवाड़ी बंदोबस्त के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का कितना क्षेत्र आता था? तो 30% एरिया आता था। इसमें महाल आपसे पूछे, महाल क्या था इसमें? तो महाल जो है इसमें ग्राम को कहते थे, ग्राम को, ठीक है। और आपसे पूछे महलवाड़ी शुरू कहाँ किया गया था? तो ये भारत में उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम बोले तो सबसे पहले जैसे पंजाब यूपी वाला क्षेत्र, कौन सा? पंजाब और यूपी वाले क्षेत्र में महलवाड़ी प्रथा को शुरू किया था किसने? हाल्ट मैकेंजी ने। पूछे हाल्ट मैकेंजी ने इसको कब शुरू किया था? तो 1822 में शुरू किया था, 1822 में। अब बात करते हैं कार्नवालिस की। तो जो स्थायी बंदोबस्त था वो कितनी भूमि पर लगा हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त लगा हुआ था भारत में 19% भूमि पर। कितना? 19% भूमि पर लगा हुआ था। और ये सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था? बंगाल में, बंगाल में। और फिर कहाँ गया था? बंगाल के बाद में बम्बई में शुरू हुआ था, बम्बई में ये शुरू हुआ था। और इसमें स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया था आपका? आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि स्थायी बंदोबस्त में इन्होंने किया था किसको? आपका किसको? जमींदार को। जो जमींदार था उस जमींदार को भूमि का मालिक माना था। किसको? जो आपका साथी जो लैंडलॉर्ड होता था उसको ऑनर माना गया था, जमींदार को मालिक माना गया था। लेकिन जब आपका हमारे देश में रैयतवाड़ी व्यवस्था आई तो यहाँ पर जमींदारी यानी बिचौलिए को खत्म करके किसको? किसान को मालिक माना गया, किसान को मालिक, किसान को मालिक माना गया।
अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये आपका किसने शुरू की थी? इसको शुरू किया था आपका कर्नल रीड ने। कर्नल रीड ने पहले तो वो कहाँ पर किया था आपका, और इसके बाद में वास्तविक रूप से इसको थॉमस मुनरो ने शुरू किया। और मुनरो ने किस वर्ष में इसको शुरू किया था? मुनरो ने इसको शुरू किया था 1820 में, मद्रास में। कहाँ पर लागू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था? मद्रास में लागू हुई, मद्रास में। और कितनी भूमि पर होती थी ये? तो 30 पर ये, 19 पर ये, 49। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में 51% क्षेत्र पर थी। कितने क्षेत्र पर थी? 51% एरिया पर होती थी हमारे देश में रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नई, तो सबसे नई है शिवालिक। और सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली। सबसे पुरानी कौन सी है साथी? अरावली रेंज जो है वो सबसे पुरानी है। हिमालय में कितनी साथी आपका सीरीज है बताएं? हिमालय में कितनी साथी आपका रेंज है? तो हिमालय में जो आपका श्रेणी या फिर रेंज हम कहें तो वो 3 है। कितनी है? वो 3 है। एक कौन सी है? एक तो है ग्रेट हिमालय। एक का नाम आप बताओ। महान हिमालय, जिसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, ग्रेट हिमालय। और फिर आता है आपका कौन सा? लघु हिमालय। क्या बोलोगे? लघु हिमालय। और फिर आ जाता है आपका शिवालिक। क्या बोलोगे? शिवालिक आ जाता है। तो ये 3 प्रमुख श्रेणी हैं। और फिर आपका ट्रांस हिमालय वगैरह। निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में, कैसे? दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में आपको इनको स्थापित करने की बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपका नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। तो हमको तो ऊपर से याद रखनी चाहिए हमेशा, उत्तर से। तो उत्तर से क्या आता है आपका? उत्तर से क्या आता है बोलो भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? कल ज्यादा। हम तो ये याद रखते हैं, कल ज्यादा। तो हमको इसका क्या बोलना है? कल ज्यादा। ये नॉर्थ टू साउथ होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। अब हमको साउथ से लिखना है, तो साउथ से पहले कौन सी आ जाएगी? धौलाधार, फिर जास्कर आ जाएगी, फिर लद्दाख आ जाएगी, और फिर कराकोरम आ जाएगी। तो यहाँ पर है आपका धौलाधार 2 नंबर पर है। याद रखना, कल ज़्यादा, कल ज़्यादा पढ़ना होगा भाई। कल ज़्यादा पढ़ना, पढ़ना से आ जाता पहाड़, और कल ज़्यादा यानी सबसे ऊपर कराकोरम है, फिर आपका कौन सा है? लद्दाख है, फिर जास्कर है, और फिर है आपका धौलाधार। तो क्या बन जाएगा? 2 1 3 4 बन जाएगा भैया, 2 1 3 4 बन जाएगा। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? कुमाऊं हिमालय बताइए। कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है? तो सिंधु और सतलज। तो बोलते क्यों माँ, क्यों माँ, यू जो काली है ये लाज क्यों नहीं रखती है हमारी? किसी को भी कह रहा हो, ऐसा नहीं कि रंग रूप की बात कर रहे हैं, ऐसी जस्ट याद करने के लिए। तो क्यों माँ क्या बोलेंगे? काली और लाज, ऐसे याद रख लो। काली माँ, क्यों माँ यू काली माँ, काली माँ से याद रख लो यार। क्यों माँ यू काली माँ हमारी लाज क्यों नहीं रखती? तो लाज से आपको याद हो जाएगा सतलज होगा, सतलज। काली माँ से याद रख लेना, ठीक है? क्या बोलेंगे? जी भैया हम इसको याद कर लेंगे। जैसे एक और याद दिया कराते हैं आपको। एक होता है आपका नेपाल हिमालय, किस किस के बीच में? तो नेपाल हिमालय किस किस के बीच में? तो नेपाल से याद रखना नेपाली, और नेपाली से फिर से भैया नेपाली को काली मत कहना, नहीं तो ये तुमको पिस्ता नहीं खिलाएगी। तीस्ता नदी, इन दोनों के बीच में, कौन सी नदियों के बीच में नेपाल हिमालय किसको बोलते हैं? ये हिमालय का विभाजन है, ठीक है? हिमालय का विभाजन है। जैसे अगर हम हिमालय को पश्चिम से पूर्व में बांट दें, यानी कि आपको पश्चिम से पूर्व में, तो 4 हिस्से बनते हैं उसके। कितने हिस्से बनते हैं? वेस्ट टू ईस्ट बांटने पर बोलो 4 हिस्से बनते हैं। तो नेपाल हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में है? असम हिमालय पूछ ले आपसे, आज शाम को क्या बोलेंगे? आज शाम को तो पिस्ता खिलाएगा पुत्र, क्या बोलोगे? तीस्ता। और पुत्र से बोले तो ब्रह्मपुत्र, कौन? ब्रह्मपुत्र होगा। और पंजाब हिमालय किस किस के बीच में है बताओ? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय क्या बोलेंगे? ये 2 नदियों के बीच में है साथी आपका सिंधु और सतलज। क्या बोलेंगे? सिंधु और सतलज नदियों के बीच में, सिंधु और सतलज नदियों के बीच में। निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य बिष्ट दोआब फैला हुआ है? बिष्ट दो, देखो ध्यान से पढ़ना, इस तरह कभी दोआब को पूछे तो दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच की। दोआब क्या होता है प्यारे दोस्त? 2 नदियों के बीच की भूमि। तो जो दोआब है, तो ये 2 नाम ही देखो ध्यान से, बी आई से क्या बन सकता है और एस टी से क्या बन सकता है? तो बी आई से क्या बन सकता है और एस टी से, तो क्या बन जाएगा? बी से ब्यास और एस टी से सतलुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी आई से ब्यास और एस टी से सतलुज बन जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक होता है आपका चाज, तो चाज किससे बनेगा? तो लास्ट वाली नदी देखा करो, चाज, चाज, चाज। तो सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब है उसका नाम है चाज दोआब। कौन सा? चाज दोआब। जैसे यहाँ लास्ट से नदी देखिए राचना, इससे बनता है रचना,
रचना दोआब किसके बीच में? रचना दोआब तो वो है चिनाब और रावी के बीच में। जैसे यहाँ बीच पीछे से देखिए क्या बोलेंगे, व्यास और रावी, व्यास और रावी, तो यहाँ बनता है बारी दोआब। कौन सा? बारी दोआब। क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोआब के नाम किसने रखे थे? इन दोआब के नाम किसने रखे थे? जैसे झेलम और सिंधु, झेलम और सिंधु के बीच में भी बनता है, वो तो इनके नाम से नहीं है, वो सिंधु के नाम से है, सिंध सागर दोआब बोलते हैं उसको। एक अकबर का मंत्री था जिसने ये नाम रखे थे, बताओ कौन था अकबर का मंत्री? अकबर का मंत्री। अब एक हम पूछेंगे सबसे बड़ा दोआब कौन सी नदियों के बीच में है? तो दो नदियों के बीच को दोआब बोलते हैं, और सबसे बड़ा जो दोआब है, सबसे सबसे बड़ा जो साथी आपका दोआब है वो है आपका गंगा जमुना का। कितना कितना दोआब है वो? 60,500। गंगा यमुना का जो दोआब है वो 60,500, क्या बोलोगे? 60,500 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या बोलेंगे कौन था अकबर का मंत्री? टोडरमल। ये हुई ना बात, तो अकबर के टोडरमल को आपको पता होना चाहिए। टोडरमल कौन था अकबर का? फाइनेंस मिनिस्टर था। कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर था, उसी ने ये व्यवस्था दी है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक। कौन सा? इलाहाबाद बैंक है, ठीक है, इलाहाबाद बैंक। और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब 50%, जिसमें क्या होगा 50% गवर्नमेंट का शेयर हो। अच्छा मुझे बताओ इलाहाबाद बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो 1865 में हुई, 1865 में हुई थी, 1865 में, ठीक है। अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 1894 में स्थापना की थी। कौन दो व्यक्ति थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय थे, और दूसरे व्यक्ति कौन थे साथी इनके साथ में? लाला लाजपत राय जी के साथ में वो दूसरे व्यक्ति थे दयाल सिंह मजीठिया। ये दोनों पूछे जाते हैं बहुत। दयाल सिंह मजीठिया, मजीठिया इस बैंक के संस्थापक थे, ये आपका पंजाब नेशनल बैंक के। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किसने की थी बताओ? बैंक ऑफ बड़ौदा एक महाराज थे, बड़ौदा के ही महाराज थे, बताओ क्या नाम है? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की आपका 1980 में महाराज थे सयाजी राव गायकवाड़। कौन थे? सयाजी राव, सयाजी राव गायकवाड़ थे, जिन्होंने साथी क्या किया था आपका? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की, ठीक है, सयाजी गायकवाड़ ने। सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई? सेबी, सेबी का फुल फॉर्म लिखो सबसे पहले तो। बहुत बढ़िया जी, एकदम ठीक आंसर है मेरा दोस्त। देहरिया, बहुत कमाल। श्रीवास्तव उत्तम, सही आंसर है। यूपीपीसीएस एस्पायरेंट, बहुत कमाल। कशिश आरडब्ल्यूए, एकदम सही आंसर है। तो क्या बोलेंगे सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो सेबी 1988 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पर है? हेडक्वार्टर बताइए इसका कहाँ पर है? मुंबई में। तो मुंबई में हेडक्वार्टर वाला ये सेबी स्थापित किया गया आपका 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। और फुल फॉर्म क्या है इसका सेबी का? तो सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अर्थात हम बात करें सेबी का तो ये क्या हो गया? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज मतलब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति प्रतिभूति एवं 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 विनिमय बोर्ड, एवं विनिमय बोर्ड ये आपका है, विनिमय बोर्ड है। अब मुझे बताओ इसका एक्ट कब आया था? एक्ट कब आया था? अगर हम आपसे पूछे सेबी एक्ट कब आया, पहला क्वेश्चन, तो सेबी एक्ट आया आपका साथी कब? 1992 में, ठीक है। और यहीं पर कभी भी पूछे सेबी को जो साथी आपका वैधानिक मान्यता मिली, यानी जो उसको लीगल रिकॉग्निजेशन मिला, लीगल रिकॉग्निजेशन मिला, वो कब मिला? तो 1992 में मिला। दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, या डेट भी पूछ लेता है इसकी कभी कभी, 30 जनवरी 1992 को मिला था। मुझे बताओ इसके कितने साथी रीजनल ऑफिस हैं, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं सेबी के? कितने क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि कितने रीजनल ऑफिस हैं? तो आप कहेंगे 4 हैं। अहमदाबाद है, अहमदाबाद है आपका, ये पूछ लेता कहाँ पर नहीं है। अहमदाबाद है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। अहमदाबाद है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, और साथ ही आपका कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। तो 4 जगह हैं आपके सेबी के। कहाँ पर हैं? 4 जगह। अब हम पूछेंगे सेबी में कुल सदस्य कितने होते हैं? सेबी में साथी आपका सदस्य कितने होते हैं? तो मेंबर होते हैं सेबी में 9। क्या होते हैं? 9 होते हैं। 9 कैसे होते हैं? 9 एक तो होते हैं इसमें अध्यक्ष। कौन होते हैं? अध्यक्ष। जो कौन आपका पहुंचाते हैं अध्यक्ष को? इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार चुनती है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? 5 सदस्य अन्य होते हैं।
5 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है, 5 सदस्य, वो भी कौन चुनेगी, भारत सरकार। तो 5 और 1 6 हो गए। और फिर आपका 2 सदस्य जो होते हैं वो साथी आपका आते हैं वित्त मंत्रालय से, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री से आते हैं। तो कितने हो गए, 5 2 7 और 1 8 हो गए, वित्त मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री से। और जो एक मेंबर होता है वो एक मेंबर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से। अब मैं आपसे पूछूंगा कि सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे, सेबी के पहले अध्यक्ष, बोलो जी फटाफट से। सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे, सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कौन थे पहले अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष थे इसके, क्या बोलेंगे, एस ए दवे थे। कौन थे, एस ए दवे या दुबे कहें, ठीक है। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी इसकी, जो पिछली थी पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी माधवीपुरी। पहली महिला अध्यक्षा कौन थी आपका, माधवीपुरी बुच थी। कौन थी, माधवीपुरी बुच थी, बुच, ठीक है। और फिर आपसे पूछे क्या, वर्तमान में कौन है भैया इसके चेयरमैन, वर्तमान में इसके अध्यक्ष आपका एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन कौन है, तो वो है आपका तुहिन कांत पांडे। कब से बने थे, 1 मार्च 2025 से, तुहिन कांत पांडे। अच्छा मुझे बताओ फटाफट से एसबीआई का कार्य क्या है, एसबीआई का कार्य क्या है। और दूसरी बात मुझे बताओ एसबीआई के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो एसबीआई का जो भी अध्यक्ष बनेगा वो 3 वर्ष के लिए चुना जाता है, कितना, 3 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। और एसबीआई का कार्य क्या है बताना, वो सॉरी एसबीआई बोल रहा हूँ, सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्य क्या है, बोलेंगे जी। सबका आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया। जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। हाँ हाँ बोलो भाई। फटाफट से बताएंगे, फटाफट से कौन देना, बहुत बढ़िया भैया। स्टॉक जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करने का, शाहबाज खान ने सबसे अच्छा आंसर दिया है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का। तो कभी भी पूछे सेबी का जो कार्य है वो क्या है, वो साथी आपका शेयर बाजार का विनियमन, क्या है, शेयर बाजार, यही तो पूछा जाता है क्वेश्चन, शेयर बाजार के विनियमन के लिए कौन सी संस्था है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ शेयर मार्केट, क्या बोलोगे, रेगुलेशन ऑफ शेयर मार्केट, ये किसका काम है, ये आपका सेबी का काम है। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के फील्ड में सबसे बड़ी संस्था है एडबी, क्या बोलोगे, आईडीबीआई जो बना था कब आपका, ये बना था साथी आपका 1 जुलाई 1964 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, आईडीबीआई का हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और याद रख लेना इसकी जो सहायक कंपनी है वो कौन सी है, आईडीबीआई की जो सहायक कंपनी है एक तो एलआईसी है, एलआईसी समझते हो ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीने के क्या बोलते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, यही है ना कुछ ऐसा ही, हाँ जी। और एक सिडबी मैं आपको बता ही चुका, ये दोनों इसकी सहायक कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट एलआईसी 1 सितंबर 1956 को, याद रख लेना। यहाँ पर साथी आपका जो उसको बोलते हैं इंश्योरेंस एक्ट, कब आया, इंश्योरेंस एक्ट था 1956 का, उसके तहत ये भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बनी थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सिडबी की स्थापना कब हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ईयर बताओ फटाफट से, बोलेंगे अभी फटाफट से, ईयर बताओ फटाफट, याद रखेंगे। स्टेट बैंक हम आपको बता चुके हैं, रिजर्व बैंक हम आपको बता चुके हैं, आईएफसीआई ये क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईएफसीआई कब बना था, तो आईएफसीआई बना था आपका साथी 1948 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी नई दिल्ली में है, क्या बोलोगे, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है, बहुत पूछा जाता है। इफ्सी की स्थापना कब हुई थी, इडबी याद रखेंगे 1964, और इफ्सी याद रखेंगे, क्या बोलेंगे आपका, इफ्सी याद रखेंगे आपका साथी 1948। भैया बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो एक बार, गुरुदेव उदय बीएसएफ लवर कह रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो एक बार, क्या हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में, बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हुआ साथी। ओ रियली सॉरी, हमने आधुनिक भारत का वर्ष लिख दिया, 1980 नहीं दोस्त, 1908 होगा, ये 1908 होगा, 1908 होगा। सयाजी गायकवाड़ तृतीय थे, उन्होंने इसको स्थापित किया था। प्राचीन बैंकों की बात हम कर रहे थे, ये तो 1980 हम आधुनिक समय में आ गए। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था, तब भैया करेक्ट कर लिया करो, कभी नहीं हो तो नेक्स्ट क्लासेस में भी आप मुझे बता सकते हैं, है ना, इसी तरह से लिख कर कभी कुछ, बोलो भी फटाफट से।
फटाफट से कहेंगे भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1882, 1887, 1914, 1942। तो कब स्थापित हुआ था भैया आपका? 1882 में। स्टॉक एक्सचेंज ये क्योंकि यहाँ पर देखो 1875 में हुआ था भैया, हम तो अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर कार्य शुरू किया। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, उसका जो एक्टिंग ईयर है उसको दे देगा, लेकिन कभी भी पूछे आपसे स्थापना कब हुई थी और ये ना मिले 1882 और 1875 हो, तो 1875 ही चुनना, ठीक है। और ये क्योंकि एशिया और भारत का पहला था, एशिया और भारत का पहला था। क्या नाम था इसका बताना? एशिया और भारत का पहला क्या नाम था इसका? इसका नाम था BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम था भैया? बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम हुआ करता था प्यारे साथी। और इसका जो सेंसेशनल इंडेक्स है, इसका जो सेंसेशनल इंडेक्स है यानी कि जो इसका संवेदी सूचकांक है, संवेदी सूचकांक है, उसका क्या नाम है? तो इसके संवेदी सूचकांक का नाम है सेंसेक्स। क्या बोलोगे? सेंसेक्स। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होगे। सेंसेक्स कब से शुरू हुआ था? 1986 से शुरू हुआ था, 1986 से शुरू हुआ था। और शेयर बाजार के रूप में मान्यता कब मिली इसको? शेयर मार्केट के रूप में आपको कब इसको रिकॉग्नाइज किया गया? शेयर बाजार के रूप में, शेयर बाजार के रूप में मान्यता, मान्यता कब मिली थी इसको? ये मिला था रिकॉग्निशन इसको 1956 में, 1956 में मिला था, ठीक है। मुझे बताओ BSC का जो साथी आपका 1875, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका दलाल स्ट्रीट, जो कि बम्बई में है। कहाँ पर है? दलाल स्ट्रीट में इसका हेडक्वार्टर है, जो कहाँ पर है आपका? बम्बई में। किसने इसको स्थापित किया था? नाम बता सकते हैं व्यक्ति का? तो नाम है उनका, BSC को स्थापित करने वाले वो हैं प्रेमचंद रायचंद। क्या नाम है? प्रेमचंद रायचंद ने इसको स्थापित किया था, रायचंद ने। ओके। अच्छा, मार्केट में आप देखते होंगे जब ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो उसको क्या कहते हैं? बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से कहेंगे आप लोग, फटाफट से सारे लोग आंसर करें। जो ऊपर की बुल बोलेंगे, और जब नीचे की तरफ जाएगी तो ऊपर जाए तो उसको बोलेंगे तेजड़िया बुल, और नीचे की तरफ जाए तो उसको बोलेंगे आपका मंदड़िया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बियर, भालू बन जाएगा तब। ओके। तो अब एक बात बताओ, NSE है एक, NSE का फुल फॉर्म लिखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कब ये स्थापित हुआ था? तो NSE स्थापित हुआ था आपका 1992 में, और हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ पर है आपका? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना, NSE ने अपनी जो पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की थी, डिजिटल ट्रेडिंग, पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कब शुरू की थी? पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कब शुरू की आपका NSE ने? तो वो शुरू की है 1994 में, 1994 में शुरू की थी। इसकी जो साथी आपका स्थापना हुई थी वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो स्थापना इसके लिए की थी पेरवानी समिति की रिकमेंडेशंस पर। क्या बोलोगे? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ पेरवानी कमेटी, पेरवानी समिति की सिफारिश पर, पेरवानी समिति की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। ओके। नेक्स्ट, कौन सा यंत्र है जो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किया जाता है? पनडुब्बी के अंदर में समुद्र के स्तर के ऊपर। तो पायरोमीटर तो क्या होता है? ये तो साथी टेम्परेचर नापता है, टेम्परेचर नापता है। क्या? ताप को नापता है, ताप को, ताप को, ठीक है। एपीडियोस्कोप, एपीडियोस्कोप होता है, आप देखते होंगे ना, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर देखा है जो स्क्रीन पर दिखाता है, यानी कि चित्रों का जो होता है प्रक्षेपण होता है, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन होता है उनका, प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स होता है। इसमें क्या होता है? चित्रों का प्रक्षेपण होता है, चित्रों का प्रक्षेपण होता है, यानी कि प्रोजेक्टाइल, क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स होता है, प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स। इस पर, पर्दे पर। पैरिस्कोप का इस्तेमाल होगा क्या? हाँ जी भैया, पैरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। ऑडोमीटर का इस्तेमाल होगा, आप कहेंगे गाड़ी की, गाड़ी का मीटर होता है, गाड़ी कितनी चल चुकी है आपकी, वो ऑडोमीटर से पता चलता है, गाड़ी की चली दूरी के बारे में, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सोनार, सोनार का फुल फॉर्म कौन बताएगा? S4 होता है साउंड, इतना तो मैं जानता हूँ, बाकी आप बताएं। तो पानी के अंदर की वस्तु, ये तो अंदर से बाहर देख रहे हैं, और ये पानी के अंदर की जो वस्तु है वो किससे देखी जाती है? वो सोनार से। तो मुझे बताएं फटाफट से, सोनार, सोनार का फुल फॉर्म कौन लिखेगा? SO, SO से तो हो गया साउंड, इतना तो मुझे भी पता है। N से बताओ, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, और आगे आप बताओ, आगे के शब्द आपको बताने हैं। पानी के अंदर की वस्तु, टैकोमीटर से क्या होता है बताओ? टैकोमीटर क्या बताता है? तो टैकोमीटर बताता है आपका जो एरोप्लेन है, जो वायुयान है, उसकी, वायुयान की गति बताता है।
एनीमोमीटर क्या बताता है बताओ? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर साथी क्या बताता है? एनीमोमीटर बताता है आपका हवा की गति। किसकी? हवा की गति को बताता है, हवा के वेग को बताता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एयर को बताता है। फैदोमीटर क्या बताता है बताना? फैदोमीटर, फैदोमीटर से क्या पता चलता है? तो फैदोमीटर से पता चलता है डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई। जैसे सबसे गहरा बिंदु कौन सा है समुद्र का? तो मेरियाना, यानी कि चैलेंजर डीप है। क्या है? चैलेंजर डीप है आपका। हेलियोस्कोप किसके लिए होता है? हेलियो हेलियोस्कोप किसके लिए होता है? तो हेलियोस्कोप होता है सूरज के लिए। किसके लिए? सूर्य के लिए होता है। किसके लिए? सूर्य को देखने के लिए, सूर्य को देखने के लिए, टू सी द सन। और एक होता है साथी आपका गीगर काउंटर, वो किसके लिए होता है? गीगर काउंटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो गीगर काउंटर होता है जो हमारी अल्फा बीटा और गामा रेज होती है, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा रेज के मेजरमेंट के लिए। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? जो साथी एक केमिकल, बहुत बढ़िया, धीरज एचपी ने एकदम से ठीक लिखा है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग दोनों का फुल फॉर्म पूछा जाता है, सोनार का भी और रडार का भी। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दोनों फुल फॉर्म ये साथी खूब पूछी जाती हैं। तो देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, याद रख लेना, रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसमें पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस अपनी मूल अवस्था ना पा सके, यानी कि जिस स्टेज की वापस उसी में कन्वर्ट ना हो सके, पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस ना जा पाए, मूल अवस्था में ना जा पाए, यानी कि वापस ना जा पाए, या उसी अवस्था में बोल दो, क्या बोल देंगे? पदार्थ अपनी अपनी उसी अवस्था में वापस ना जा पाए, ये क्या हो जाता है आपका? ये केमिकल चेंज हो जाता है। जैसे शरीर में भोजन का पाचन, क्या भोजन पचने के बाद में क्या फिर से भोजन बन जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, तो यानी कि सही है फिर तो। दूध का दही बनना, क्या दही से वापस दूध बन जाएगा? आप कहेंगे नहीं भैया, तो केमिकल चेंज है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन, क्या जलवाष्प को इकट्ठा करके हम लोग इसको वापस जल में बदल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बदल सकते हैं। तो यहाँ तो हो गई, तो ये कैसा हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? जिसमें पदार्थ की अवस्था वापस पाई जाती जा सकती है, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, तो ये भी केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। अब जैसे हम आपसे कहें कुछ फिजिकल चेंज, हम आप हमें बताओ कुछ जो साथी फिजिकल चेंज है, या हम आपसे पूछें कुछ भौतिक परिवर्तन साथी आप हमें बताइए। तो भौतिक परिवर्तन में कौन कौन से आ जाएंगे जिसमें अवस्था वापस आ जाए? जैसे कि मैं कह दूं आपसे, कोई कांच टूट गया, तो कांच का टूटना, तो क्या उसको पिघला करके फिर से हम कांच को बना लेंगे? बोलो भी फटाफट से। या बर्फ पिघल गई तो जो पानी हो गया, तो क्या उससे वापस बर्फ बन जाएगी? तो आप कहेंगे हाँ भी, मेल्टिंग ऑफ ए आइस हो गया, आइस हो गया, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, अगर यदि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में क्या कोई चीज बदल सकती है? बोलो भी फटाफट से। ठोस से गैस में, ठोस से यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस कुछ बन सकता है? आप कहेंगे हाँ जी। उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को पालन करने वाले। क्या? ऊर्ध्वपातन, यानी कि वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है आपका कि कोई भी चीज ठोस से गैस बन जाती है। जैसे कि कौन कौन सी चीज है? जैसे कि आपका कॉपर, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको जिसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं? कपूर, कपूर, कपूर बोलो, कपूर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कपूर होता है। क्या होता है? कपूर होता है आपका। और क्या हो सकता है इसमें कपूर के अलावा? तो कपूर हो गया आपका। एक इसमें होता है आपका नौसादर, यानी कि अमोनियम क्लोराइड होता है। एक साथी जो आपका अपने जूते वगैरह में जब आप नए शूज खरीद के लेके आते होंगे या कपड़े, तो एक बैग देखा होगा आपने नेफ्थलीन का, नेफ्थलीन का, तो वो क्या होती है? ठोस से सीधे क्या है? गैस में बदल जाती है। लेकिन मुझे बताओ ऊर्ध्वपातन का उल्टा क्या होता है? गैस से कोई चीज ठोस बन सकती है क्या? गैस से सीधे ठोस, हाँ, इसको बोलते हैं हम निक्षेपण की प्रक्रिया। ये क्या होती है? गैस से सीधे ठोस, सीधे ठोस कोई चीज बन सकती है, हाँ जी। ये प्रोसेस होता है निक्षेपण का प्रोसेस। निक्षेपण बोले तो डिपोजिशन, क्या बोलते हैं इसको? डिपोजिशन हम कहते हैं। क्या एग्जाम्पल है भैया? डिपोजिशन का एग्जाम्पल है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। जैसे आपने बाइक का अपनी का साइलेंसर देखा होगा, देखा है? तो उसमें क्या होती है? वो धुआं होता है, गैस होता है, लेकिन वो क्या बन जाती है आपका? तो वो बन जाती है आपका कालिख। चिमनियों पे भी जम जाती है कई बार। कालिख देखी है ना? हम सब करके बताओ हाँ भैया देखिए। तो कालिख होती है, तो वो कालिख किसका प्रोसेस है? आपका डिपोजिशन का प्रोसेस है। अगर हम आपसे पूछें
द्रव से साथी गैस बने, द्रव्य नहीं, द्रव्य तो मैटर हो जाएगा, द्रव लिक्विड से, द्रव से अगर गैस बन रही है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये होता है हमारा वाष्पीकरण, यानी कि वेपराइजेशन होता है। ये क्या है, ये भैया वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन होता है। अगर हम आपसे पूछें, एक आपका संघनन होता है, संघनन में क्या होता है, कंडेंसेशन में, कंडेंसेशन में क्या होता है आपका, तो यहाँ पर होता है आपका वाष्प से तरल बना लिया जाता है, वाष्प से तरल, यानी कि गैस से क्या हो रहा है, गैस टू लिक्विड बन रहा है, गैस टू लिक्विड, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको भैया कंडेंसेशन हम बोल देंगे, कंडेंसेशन, ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा मुझे बताओ फटाफट से, एक द्रव्यमान संरक्षण समीकरण भी आप जानते होंगे, द्रव्यमान संरक्षण नियम, वो दिया था किसने, लेवाशिये ने दिया था, जो उसमें क्या कहा गया था आपका, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जो केवल किसमें, प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में, तो क्या केंद्रक है, जो आपके का लवक होते हैं, लवक किसमें मिलते हैं, प्लांट सेल में। देखो लवक हम बात करें अगर प्लास्टिड्स की, तो लवक कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा, लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक होते हैं हमारा 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जैसे पहला होता है इसमें हरित लवक, हरित लवक होता है, और हरित लवक को हम बोलते हैं आपका, सॉरी, हरित लवक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो कैसा होगा, हरित यानी कि हरा रंग, और हरा रंग तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, पत्तियां क्या हो जाती हैं, पत्तियां हरी होती हैं। अब मुझे बताओ, वो जो पत्तियां हरी होती हैं, क्लोरोफिल होता है, तो इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें जो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, इसमें एलिमेंट पाया जाता है भैया मैग्नीशियम। कौन सा, मैग्नीशियम। दूसरे प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं अवर्णी लवक। क्या बोलते हैं उसको, अवर्णी लवक कहते हैं। अवर्णी लवक, ए वर्ण, वर्ण माने रंग, ए माने ना, तो अवर्णी का मतलब क्या हो गया, ये ल्यूकोप्लास्ट होता है आपका, क्या होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट होता है, यानी ये कैसा होता है, ये रंगहीन लवक होता है, कोई बिना रंग वाला, रंगहीन लवक, कोई रंग नहीं है इसमें, ठीक है, और पौधे के अंदर के हिस्से में पाया जाता है ये। तीसरा होता है आपका वर्णी लवक। क्या बोलोगे, वर्णी लवक होता है, जिसको हम बोलते हैं आपका क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ये कैसा होता है, ये रंगीन होते हैं, रंगीन, जैसे हर चीज़ का रंग अलग अलग होता है, आपने देखा होगा। हाँ जी भैया बिल्कुल होता है। मुझे बताओ, जैसे कि हम आपसे पूछ लें, आपका हल्दी का रंग कैसा होता है, तो वो भी किसकी वजह से होगा, एक लवक की वजह से होगा। या कोई भी रंग है, गाजर का रंग है आपका, वो किसी एक लवक की वजह से होते हैं। तो कौन सा लवक किसमें पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपसे अभी पूछते हैं कि लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लवक शब्द का प्रयोग, ये कौन है जिसने लवक शब्द को सबसे पहले यूज किया था, तो वो है आपका सिम्पर, और इसी वर्ष इसकी खोज भी हुई थी। क्या बोलेंगे, सिम्पर ने किया था 1885 में। और अगर पूछ ले लवक शब्द की, लवक शब्द नहीं, लवक की खोज किसने की थी, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ये तो मैं मिर्च का नाम लेने वाला था, किसी ने चौक लगा दिया है क्या, है शुभम, क्या सब्जी बना दी क्या किसी ने, हैकल ने किया था 1885 में, 1885 में। वो नहीं होती मिर्च, क्या बोलते हो तुम, क्या बोलते हो उसको, हम तो हमारे यहाँ बोलते हो उसको धसका, नाक में मिर्च पहुंच जाना। क्या बोलेंगे, सिंपर ने। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जैसे किसी भी चीज़ का कोई रंग है, जैसे मुझे बताओ आप फटाफट से, एक क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, टमाटर का जो रंग होता है कैसा होता है, रंग तो आप जानते हो लाल रंग, किसकी वजह से होता है टमाटर लाल, तो ये होता है लाइकोपीन की वजह से। किसकी वजह से, लाइकोपीन, लाइकोपीन एक लवक होता है, यानी कि प्लास्टिड होता है, उसकी वजह से होता है। जैसे हल्दी का रंग होता है पीला, तो हल्दी किसकी वजह से होती है, टर्मरिक किसकी वजह से होती है, ये तो ये होती है आपका साथी करक्यूमिन की वजह से। किसकी, करक्यूमिन की वजह से होती है। गाजर, गाजर किसकी वजह से होती है, जो गाजर का लाल रंग होता है, वो कैरोटीन की वजह से होती है। किसकी वजह से, कैरोटीन की वजह से होती है। चुकंदर बताओ, चुकंदर का जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, क्या बोलेंगे, चुकंदर का जो, क्या बोलोगे आपका, वो होता है भैया आपका, क्या बोलते हैं उसको, विटामिन की वजह से होता है। क्या बोलेंगे उसको, विटामिन की वजह से होता है। और एक यहाँ पे बताओ मुझे, मिर्च, जैसे मिर्च का तीखापन पूछ लेता है आपका, तो वो किसकी वजह से होता है, वो कैप्सेसिन की वजह से होता है, कैप्सेसिन की वजह से होता है। किसकी वजह से, कैप्सेसिन की वजह से होता है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में। नेक्स्ट, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत जो हमें सबसे बाहर दिखता है वो कौन सा है, तो आपका स्क्लेरा है, एंडोडर्मिस है, एपिडर्मिस है, क्या भैया एपिडर्मिस होता है। क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस होता है।
कभी भी याद रख लेना, आपसे पूछे स्किन, मुझे बताओ स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? त्वचा का जो निर्माण होता है, जो साथी हमारी स्किन बनती है, वो वो बनती है अधिचर्म कोशिकाओं से, यानी कि एपिडर्मिस सेल से बनती है। किससे बनती है? एपिडर्मिस सेल्स से बनती है। किससे बनती है? एपिडर्मिस सेल से, ठीक है। एपिडर्मिस सेल से वो बनती है, ठीक है। ये बात याद रखना, एपिडर्मिस सेल से। त्वचा की दूसरी परत कौन सी होती है? ये तो बाह्य हो गई, ये दूसरी परत होती है। ये क्या होती है? सेकंड लेयर होती है। सेकंड लेयर होती है हमारी स्किन में, ठीक है। मुझे बताओ त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसमें हम ये सब पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ स्किन। ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं आपका डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी इसको भैया कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी इसको कहा जाता है। इसी में आपको पता चलेगा कि जो अधिचर्म कोशिकाएं हैं, यानी कि जो आपका एपिडर्मिस सेल्स हैं, ये किस पदार्थ की जलरोधी परत होती हैं? तो ये बनती हैं क्यूटिन से। किससे? क्यूटिन नामक एक सब्सटेंस होता है, क्यूटिन पदार्थ की बनी होती हैं। और कैसी होती हैं? आपका जलरोधी परत होती हैं। जलरोधी का मतलब वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती हैं। जलरोधी परत पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि क्यूटिन पदार्थ अधिचर्म कोशिकाओं से कैसी परत बनाता है, तो कैसी बनाता है? जलरोधी परत बनाता है, एक वाटर रेजिस्टेंट आपका लेयर बनाता है। पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो पैरालंपिक में कितने पदक हैं हमारे टोटल, बताओ भैया। कितने गोल्ड आए थे? 7 तो गोल्ड आए, 9 सिल्वर आए थे आपका, और 13 आए ब्रॉन्ज। 13 9 22 7 29 आए थे। कितने आए थे? 29 आए थे। और मुझे बताओ जो पैरालंपिक हुए इस बार कहाँ पर हुए थे आपका? पैरालंपिकों का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो मैं आपसे कहूँगा जो पहले पैरालंपिक हुए थे वो 1960 में हुए थे आपका, कहाँ पर? रोम में हुए थे। कहाँ पर? रोम में हुए थे, ओके। और इस बार के पैरालंपिक कहाँ पर हुए हैं भैया? पेरिस में। यानी कि जहाँ पर ओलंपिक होंगे वहीं पर फिर पैरालंपिक होते हैं, उसी सेम सेशन में। तो ये कहाँ पर हुए? आपका पेरिस में। और कौन से नंबर के थे ये आपका? ये भैया 17वां सेशन था। ये आपका 17वां सेशन, यानी कि 17वां सत्र था आपका पैरालंपिक का, ठीक है। अच्छा बताओ, जो 1960 में पहली बार ओलंपिक हुए थे, पैरालंपिक हुए थे, तो पैरालंपिक में पहला जो साथी आपका, पैरालंपिक में याद रखना, लिखना, पैरालंपिक में जो साथी पहला गोल्ड है वो किस आदमी ने दिलाया है हमको? तो तैराकी में आए थे आपका कौन? मुरलीकांत पेटकर। ज़्यादा पूछे जाने के चांस इसीलिए हैं क्योंकि हाल ही में एक मूवी आई थी, बताओ। मुरलीकांत पेटकर किस मूवी में दिखाया गया इनको? अभी हाल ही में 1972 में तैराकी में इन्होंने गोल्ड जीता था। स्विमिंग में इनका गोल्ड आया था, और भारत के लिए पहला गोल्ड है, भारत के लिए पहला गोल्ड है, ओके। मुझे बताएं फटाफट से, अभी एक मूवी आई थी, कौन सी आई थी? चंदू चैंपियन भैया, चंदू चैंपियन। बोलो भाई फटाफट से, चंदू चैंपियन, बहुत शानदार। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस बार का, मुझे बताओ। जो साथी हमारा साथ आपका ब्लैक, जो आपका ध्वजवाहक रहे इस बार, जो फ्लैग बिहेरर रहे आपका, किसमें? आपका जो उद्घाटन यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में भारत का फ्लैग लेकर के कौन चला था? और मुझे बताओ समापन में यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी में कौन लेके चले थे? तो उद्घाटन समारोह में था आपका फ्लैग किस किस के पास में? सुमित अंतिल। सुमित अंतिल कौन सा गेम खेलते हैं सुमित अंतिल? फटाफट से बोलो। सुमित अंतिल थे, और भाग्यश्री जाधव थे। क्या बोलोगे? भाग्यश्री जाधव। भाग्यश्री जाधव जो कि आपका किससे हैं? वो हैं भैया आपका शॉर्टपुट से, यानी कि गोला फेंक से, और ये भाला फेंक से। और समापन के समय पर थे आपका हरविंदर सिंह। बताओ कौन सा गेम खेलते हैं ये? हरविंदर सिंह जो पैरा गेम्स में थे, ये कौन सा खेल खेलते हैं? और इनके साथ में थी आपका रेस की प्रमुख खिलाड़ी प्रीति पाल। क्या बोलोगे? प्रीति पाल। प्रीति पाल। देखो हरविंदर सिंह इसलिए भी चर्चित रहेंगे क्योंकि भारत के लिए साथी मेडल जीतने वाले तीरंदाजी में ये पहले चैंपियन है। तीरंदाजी में ये पहले चैंपियन है। अवनी लेखरा का रिकॉर्ड कभी भूलना नहीं है। अवनी लेखरा को क्यों याद रखेंगे? याद रख लेना। अवनी लेखरा को क्यों याद रखेंगे बताओ? अवनी लेखरा वो पहली महिला है जिन्होंने साथी 2 पैरा गोल्ड जीते हैं। क्या जीते हैं? 2 पैरा गोल्ड जीते हैं। तो मुझे बताओ अवनी लेखरा कौन से गेम से संबंधित है? इनका गेम मुझे बताओ आप, इनका कौन सा गेम है? कौन से गेम से ये संबंध? फटाफट से आंसर आई, कौन से गेम से इनका संबंध है? किस गेम से उनका संबंध है? हम बोलेंगे बहुत बढ़िया भैया, निशानेबाजी से संबंध है इनका, शूटिंग से संबंध है। कमाल। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना? पहले ताली बजाओ इस राज्य के लिए। सभी फसलों को एमएसपी पर लेगा तो क्या बोलेंगे भैया? हरियाणा बन गया है पहला राज्य, हरियाणा। एमएसपी का मतलब क्या होता है?
एमएसपी क्या होता है भैया? एक फसल का सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। इकोनॉमिक्स में याद रखना, ये फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, यूपी पुलिस वालों तुम याद रखना, ऐसी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थित मूल्य। कितनी फसलों के लिए होता है आपका एमएसपी? न्यूनतम समर्थित मूल्य। ठीक है, जहां कहीं भी आप बैठे हैं जरूरी नहीं है कमेंट करें, लेकिन सोचा जरूर करो जब मैं क्वेश्चन बोल। ये है भारत में कितनी? 22 फसलों के लिए। क्या गन्ने के लिए भी ये दिया जाता है? बोलो, क्या गन्ने के लिए भी ये दिया जाता है? आप कहेंगे नहीं, गन्ने के लिए दिया जाता है आपका एफआरपी, उचित एवं लाभकारी मूल्य। उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी गन्ने के लिए होता है फेयर एंड, बोलो क्या होता है? फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस। रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है आपका, यानी कि रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है आपका, एफआरपी होता है, इसी को क्या बोलते हैं? उचित एवं लाभकारी मूल्य कहते हैं। अभी सरकार ने साथ ही एमएसपी जारी किया है फसलों के लिए। मुझे बताओ गेहूं और जौ का कितना है? गेहूं और जौ का कितना है? तो गेहूं के लिए जो अभी एमआरपी वो सॉरी एमएसपी जारी हुआ है गेहूं के लिए, तो गेहूं के लिए हुआ है 2425 रुपये। क्या बोलोगे? 2425 रुपये प्रति क्विंटल। और जौ के लिए कितना हुआ है? जौ के लिए हुआ है आपका 1980 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है आपका। जैसे सरसों के लिए कितना हुआ है? अभी आपका मार्च में ही हुआ है, सरसों के लिए हो गया है 5950 रुपये। और आपका जूट के लिए कितना हो गया है? जूट के लिए 5650 हो गया है। चने और जूट का बराबर है। अब हम एक बात कहेंगे, जो एमएसपी तय करता है, एमएसपी तय कौन करता है? एमएसपी तय करता है आपका, कौन बोलोगे? सीएसीपी यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि 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 लागत और कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसको तय करता है। इसको क्या बोलते हैं हम? कमीशन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइज, सीएसीपी बोलते हैं, सीएसीपी। और सीएसीपी ये बना था आपका 1985 से, 1985 से बना था। दरअसल में पहले इसका नाम होता था आपका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एपीसी, तब वो 1965 में भी बना था। लेकिन वर्तमान स्वरूप सीएसीपी का ये 1985 से आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रख लेना। खो खो विश्व कप 2025 में भारत पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है भैया। और इसमें उपविजेता दोनों ही फॉर्मेट में कौन रहा है? नेपाल रहा है। कौन रहा है? नेपाल रहा है। आप मुझे बताओ खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जितना नंबर इसमें अंदर बना हुआ है याद रख लेना। खो खो में क्या होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। और कितनी पारी होती है इसमें? 4 इनिंग होती हैं, 4 पारी होती हैं। और जो प्रत्येक पारी होती है वो कितनी देर की होती है? प्रत्येक पारी होती है इसमें आपका 9 मिनट की। कितने की? 9 मिनट की होती है। अगर आपसे पूछे मैच में कितने अधिकारी होते हैं? मैच में इसमें साथी आपका अंपायर या अधिकारी बोल दे तो 5 होते हैं। कितने होते हैं अधिकारी? 5 होते हैं। कैसे? एक तो होता है इसमें रेफरी, एक तो रेफरी होता है, 2 होते हैं इसमें अंपायर। क्या होते हैं? 2 अंपायर होते हैं। एक इसमें होता है जो स्कोर को ध्यान रखता है, स्कोरर। और एक होता है इसमें टाइम कीपर। क्या होता है? टाइम कीपर होता है। मुझे बताओ, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे 9 प्लेयर मैंने बताए, तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी कितने हो सकते हैं इसमें? तो एक्स्ट्रा प्लेयर जो हो सकते हैं इसमें 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? एक्स्ट्रा प्लेयर इसमें 3 हो सकते हैं। ये बात याद रख लेना, एक्स्ट्रा प्लेयर इसमें 3 हो सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो साथी इस बार कैप मिली है इसमें, इन पुरुष और महिला खो खो विश्व कप में जो कैप मिली है, ये पुरुषों में किसको मिली है और फीमेल में किसको मिली है? तो कैप जो मेल कैटेगरी में मिली है वो मिली है प्रतीक को। किसको? प्रतीक को मिली है। और फीमेल में जो मिली है वो प्रियंका इंगले को मिली है। किसको? ये प्रियंका इंगले को मिली है, इंगले को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खो खो विश्व कप 2025 जो हुआ है ये साथी पहला संस्करण है, ये फर्स्ट एडिशन है, पहली बार हुए हैं। तो इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आना किसी भी फॉर्मेट में लाजमी है। कहाँ पर हुए साथी? ये हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर? आपका नई दिल्ली में ये आयोजित हुए, नई दिल्ली में। इस बार इनका मैस्कॉट क्या रखा गया था? मैस्कॉट शुभंकर क्या था इनका? तो इनका शुभंकर है तारा और तेजस। क्या? तारा और तेजस इनका शुभंकर रहा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में ये कब से कब तक हुए थे? 13 से 19 जनवरी में हुए, इसी साल 2025 में। तो कभी कभी मंथ पूछ लेता रिसेंट के एंड का, आपका करंट सेगमेंट में आपसे पूछ सकता है, ये बात याद रखें। तो खिलाड़ियों की संख्या, आज हम आपको एक होमवर्क देते हैं, एक छोटा सा टॉपिक रिसर्च करने के लिए, अपनी 5-6 लाइन छोड़ना। आज आपका होमवर्क ये है, सभी खेल में खिलाड़ी आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर। खिलाड़ी कितने होते हैं किस खेल में? ओके, खिलाड़ी खेल में आपको देखना है
एक बार फिर हम तो बता ही देंगे आपको, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। आपका आपका फिर क्या बोलेंगे, इसके बाद में आता है सबसे अच्छा चक्कर जो आता है, कौन सा आता है फिर इसके बाद में बेसबॉल हो जाएगा ना, हॉकी क्रिकेट का आपका फुटबॉल कितना होता है, 11-11 होता है, फुटसल में 5 होते हैं, रग्बी में 15 होते हैं, आपका पोलो में 4 होते हैं, नेट बॉल, कबड्डी और वाटर पोलो इन सब में 7-7 होते हैं। तो एक बार आपको देखना, ओके। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है आपका कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पर हुआ और पुरुष व महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता। ये कबड्डी का है, ये भी दूसरा होमवर्क हो गया आपका। ये दोनों टॉपिक्स को आपको देखना है। और प्यारे दोस्त बस एक बात कहूँगा, दम लगा करके रिवीजन और इन चीज़ों को फिंगर टिप्स रखना। आप उस श्रेणी में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली बच्चों की श्रेणी है, आप बहुत आगे होंगे उसमें। आप घिसे पिटे कंटेंट को नहीं, आप एकदम से न्यू और रिवाइव कंटेंट को पढ़ रहे हैं और ये धमाल मचाएगा, ठीक है। और बाकी तो आप जानते ही हो, और कुछ पंक्तियों के द्वारा बता देते हैं। ये जो लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, आप बोलना, जो लोग तुम्हारी गहराई को नहीं समझते, जो लोग तुम्हें नहीं समझते, तो तुम मतलब पूरी दुनिया को सेटिस्फाई करने के चक्कर में कभी मत लगना। तुमको लगे कि तुम पूरी दुनिया को सेटिस्फाई कर दोगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसानों ने भगवान के अंदर भी कमियां देखी हैं। इंसान प्रकृति को क्वेश्चन मार्क लगा देता, इंसान आपका यूनिवर्स पर क्वेश्चन मार्क लगा देता, इंसान टाइम मैनेजमेंट आपका, इंसान हर चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। तुमसे कोई कुछ कहे तो तुम ये कहना, ये जो लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, ये जो लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, बड़े नादान हैं, बड़े नादान हैं, किनारे पर बैठकर समुंदर देखना चाहते हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथी कल, और कल के बाद में आपके पास रहेंगे सैटरडे संडे। कूल एंड काम होकर रिवीजन किया करो, अपने टॉपिक्स को बांटो, अपना टाइम मैनेजमेंट खुद बनाओ। सारे साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ। जब सुबह उठो तो अपने आप को टास्क दो, अपने आप को टास्क दो कि मुझे आज ये चीज़ें करनी है। और बहुत बड़े टास्क मत बनाओ, थोड़े थोड़े टास्क बनाओ। और अगर कुछ टास्क छूट भी गया तो निराश नहीं होना। ऐसा नहीं कि मैं तो रात को जाग के इसको पढ़ूंगा, नहीं। एक फिक्स टाइम शेड्यूल को बना करके उसको फॉलो करिए। किसी दिन अगर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह खुद को टारगेट बनाइए। और जब शाम को सोने जाओ तो वो खुशी आपको होनी चाहिए, वो सुकून आपको होना चाहिए कि हाँ आपने इस दिन में मेहनत की थी। वो जो नींद आती है ना दोस्त, सुकून भरी, जिसमें आपको लगता है कि हाँ आपने दम लगाया अपने भविष्य के लिए, तो उससे बेहतर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सोते समय ये विचार जरूर करना, लेटते समय या शाम बीतते समय ये विचार जरूर करना, कहीं आपने दिन ये यूं ही तो नहीं गुजार दिया। अगर आप इस दिन को यूं ही गुजार रहे हैं तो याद रख लेना दोस्त, ये ज़िंदगी भी यूं ही कट जाएगी। और फिर आप शिकवा अगर किसी से करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भविष्य में ये पता होगा, अगर सफलता मिले असफलता वह तो बाद की बात है, लेकिन आप खुद के ऊपर ये विश्वास करेंगे, हाँ मैंने पुरजोर प्रयास किया था, हाँ मैंने सारी ताकतें लगाई थी, हाँ मैंने सारे जितने भी आपका मापदंड थे उन पर खरे उतरने का प्रयास किया था, मैंने हर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करने का प्रयास किया था। और भविष्य में जब तक हम सफल नहीं होंगे, चाहे जिस भी सेगमेंट में हो, जरूरी नहीं साथी कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यही सिर्फ एकमात्र अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका ज़िंदगी नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले यहाँ एफर्ट लगाइए, और अगर यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ और एफर्ट लगाएंगे, कुछ और करेंगे। ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते आते हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, बहुत सारी आप सब लोगों के सामने बाधाएं आएंगी, और हम टकराएंगे साथी, और हम आगे बढ़ेंगे, और वही जुनून हम हमें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।